नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ संकेत शब्दों की, कुछ विशेष शब्दों की जो कि अक्सर हमें परेशान करते हैं। ये परेशान कैसे करते हैं? ये प्रश्न पत्र में अगर आ जाते हैं और यदि आपको इनका अर्थ नहीं पता है, इनका जो मुख्य अर्थ क्या है, मौलिक इनका अर्थ क्या है, ये अगर आपको नहीं पता तो आप प्रश्न का मर्म नहीं समझ पाते, आप प्रश्न का भाव नहीं समझ पाते और उस वजह से आपको प्रश्न हल करने में असुविधा होती है। ना सिर्फ प्रश्न पत्र में, बल्कि जब आप अध्ययन कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं हिंदी साहित्य, तो वहाँ भी इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, इस तरह के संकेत शब्द हैं, इस तरह के जो कूट शब्द हैं, वो आपको परेशान करते हैं। क्योंकि यदि आपको इनका अर्थ नहीं पता, इनका मतलब नहीं पता, तो आप जब पढ़ रहे होंगे कुछ भी चीज़, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। जिस भी बारे में आप पढ़ रहे होंगे वो बेहतर ढंग से आपको समझ में नहीं आएगा, आप बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इन संकेत शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आप प्रश्न पत्रों को अच्छे से समझ पाएंगे, ना सिर्फ आप जो अध्ययन कर रहे हैं जो सामग्री उसको अच्छे से समझ पाएंगे, बल्कि इनका आप स्वयं भी जब प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाती है, आपका उत्तर अच्छा लगने लगता है। आप स्वयं भी अपनी आंसर शीट देखेंगे, आप उत्तर पुस्तिका देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए इन शब्दों को समझना, इनका मौलिक महत्व क्या है, मौलिक अर्थ क्या है इनका, उसको समझना, इसके भावों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम शुरू करते हैं। इन एक एक शब्द को उठाकर हम लोग देख लेते हैं। और अक्सर ये आप देखेंगे कि जब भी हम साहित्य पढ़ते हैं, अक्सर ये शब्द आते हैं। अक्सर कहीं ना कहीं देखेंगे कि रचनाकारों में, रचना के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये शब्द घूम फिर कर आते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर छात्रों को इसका अर्थ नहीं पता होता। वास्तविक अर्थ क्या है ये पता नहीं होता। ये जनरल आमतौर पर देखेंगे तो किताबों में मिलता भी नहीं है। इसलिए मैंने ये सब इकट्ठे किए और मैंने सोचा एक ही बार में आपको समझा दिया जाए, ताकि आप जब भी साहित्य से संबंधित सामग्री पढ़ें तो आपको ये मुश्किल ना आए, इस तरह की मुश्किल ना आए समझने की। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न में आया संकेत शब्द। अब आगे देखते हैं, इसमें देखना है हमें, ये शब्दों के बारे में देखना है कि इन प्रश्नों में आए कुछ संकेत शब्दों का मतलब क्या है, वास्तव में मतलब क्या है, तथा इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है। अगर आ जाए, इससे संबंधित प्रश्न आ जाए तो कैसे हल करना है हमको। ये जैसे कि आइए देख लेते हैं। इतिहास बोध, ये देखेंगे, ये शब्द अक्सर आता है, बहुत सारे रचनाकारों में देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का इतिहास बोध पूछ लिया जाएगा। जिन जिन रचनाओं में, जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं, जिन जिन भी रचनाओं में इतिहास शामिल होगा, इतिहास का मिश्रण होगा, तो वहाँ ये प्रश्न खुद ब खुद उठ खड़ा होता है कि उसका जो उस रचना का जो रचनाकार है, यानी जैसे स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। दिव्या के रचनाकार कौन है? यशपाल। या आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? आप देखें मोहन राकेश। तो इन लोगों का इतिहास बोध क्या है, कैसा है इतिहास बोध, अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। तो अब हमें समझना क्या है कि इतिहास बोध आखिर होता क्या है, ताकि आप न सिर्फ ये रचनाकार बल्कि इसके अलावा भी जब आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकें कि फला रचनाकार का इतिहास बोध ऐसा है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इतिहास बोध क्या है, इतिहास बोध के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को देखते हैं। इतिहास बोध का अर्थ है कि रचनाकार ने इतिहास को किस दृष्टिकोण या नजरिए से देखा है। इतिहास बोध का मतलब है कि रचनाकार इतिहास को किस नजरिए से देखता है, वो इतिहास को क्या मानता है, किस दृष्टि से देखता है इतिहास को, अर्थात वह इतिहास का प्रयोग रचना में क्यों करना चाहता है। पहला चीज तो ये, पहला बिंदु तो ये हुआ कि रचनाकार इतिहास को किस दृष्टिकोण या नजरिए से देखता है। पहली चीज तो यही हुई। और दूसरी चीज ये हुई कि वह इतिहास का प्रयोग रचना में क्यों करना चाहता है, उसकी दृष्टि में इतिहास का महत्व क्या है, उसकी दृष्टि में इतिहास का महत्व क्या है। तो दो चीजें आपको निकल के सामने आई। पहली चीज तो ये कि रचनाकार ने इतिहास को किस दृष्टिकोण या नजरिए से देखा है, इतिहास के प्रति क्या दृष्टि है, क्या नजरिया है इतिहास के प्रति रचनाकार का। और दूसरी चीज जो निकल के सामने आई वह है कि वह इतिहास का प्रयोग रचना में क्यों करना चाहता है, इतिहास का प्रयोग रचना में क्यों करना चाहता है। ये दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं जब भी हम किसी रचनाकार का इतिहास बोध देखेंगे। अलग अलग जो रचनाकार रहे हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए हुए, ज़्यादा स्पष्ट हो आपके सामने मस्तिष्क में। उदाहरण के लिए चतुरसेन शास्त्री, बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, चतुरसेन शास्त्री तथा वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास आपने देखा होगा, मृगनयनी।
या झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं झांसी की रानी। इनके आपने वैशाली की नगर वधू, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है वैशाली की नगर वधू, या वयम रक्षामा। आप देखेंगे इन लोगों ने कैसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, इतिहास का आधारभूमि लेकर उपन्यास लिखे हैं। तो ये दोनों ही उपन्यासकार, उदाहरण के लिए चतुरसेन शास्त्री व वृंदावन लाल वर्मा का इतिहास बोध है कि हमारे गौरवशाली इतिहास की रोमानी तस्वीर को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इनका इतिहास बोध कैसा है? रोमानी है, रोमानियत भरा है। इन दोनों का इतिहास बोध कैसा है? रोमानियत भरा है, इतिहास के प्रति रोमानियत भरी दृष्टि है, दृष्टिकोण रोमानी है, रोमानियत भरा दृष्टिकोण है, रोमानी दृष्टि है, इतिहास के प्रति नॉस्टैल्जिक दृष्टि है। ऐसा देखेंगे इन दोनों इतिहासकारों की। वहीं आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का इतिहास बोध कैसा है? जयशंकर प्रसाद का इतिहास बोध राष्ट्रीय चेतना से युक्त है। कैसा है? राष्ट्रीय चेतना से युक्त। जो भी उनकी रचनाएं देखेंगे आप, इसके अंतर्गत तो आपके पाठ्यक्रम में ही है उनकी रचनाएं, तो आपको उसमें राष्ट्रीय चेतना या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से देखेगा। आप देखेंगे कि उन्होंने इतिहास का प्रयोग ही इसी भावना को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को दिखाने के लिए किया है, उसी से जनता को उत्प्रेरित करने के लिए किया है, ताकि जनता के मन में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत हो, आत्मविश्वास जागृत हो, आत्मगौरव की भावना जागृत हो। तो आप देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद का इतिहास कैसा है? राष्ट्रीय चेतना से युक्त है। इतिहास का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि इतिहास के वीर पुरुषों के चरित्रों को लेकर पाठकों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर सकें। कैसी भावना? राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर सकें एवं भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों को पाठकों के सामने ला सकें। तो ये क्या कर रहे हैं इतिहास का? इनको इतिहास से उतना मतलब नहीं है। आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद को इतिहास का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ताकि क्या कर सकें? राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर सकें और भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों को पाठकों के सामने ला सकें। तो जयशंकर प्रसाद का इतिहास बहुत कैसा माना जाएगा? उपयोगितावादी है, क्योंकि वह इतिहास का उपयोग कर रहे हैं। किस कार्य में? राष्ट्रीय चेतना के कार्य में इतिहास का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए जयशंकर प्रसाद का इतिहास बहुत उपयोगितावादी है। तो जो दो चीज हमने देखी थी, वो दोनों ही चीजें आपको यहाँ समझ में आ गई। हमने दो चीज देखी ना, क्या क्या देखना है इतिहास बोध में? रचनाकार ने इतिहास को किस दृष्टिकोण या नजरिए से देखा है, और दूसरा वह इतिहास का प्रयोग रचना में क्यों करना चाहता है। तो दोनों चीज हमने जयशंकर प्रसाद के उसमें देखी कि इतिहास का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह राष्ट्रीय चेतना जगाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों को उजागर करना चाहते हैं, इसलिए वह इतिहास का प्रयोग करना चाहते हैं। पहली चीज क्या है? रचनाकार ने इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखा है। जब आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे तो उनकी इतिहास के प्रति कैसे अध्येता वाली दृष्टि है। उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है और कहीं भी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया है। जैसे कि आप देखेंगे शुरुआत में भारतेंदु युग, उससे पहले के रचनाकार देखेंगे तो क्या करते थे? इतिहास का तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेते थे। जयशंकर प्रसाद ने कहीं नहीं किया है। तो इतिहास की प्रति दृष्टि उनकी देखिए साफ सुथरी एकदम हो पाएंगे आप। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए और भी रचनाकार हैं आपके उसमें। यशपाल का इतिहास बोध क्या है? उपयुक्तवादी है, पूरी तरह से देखेंगे कैसे। यशपाल का इतिहास बोध उपयुक्तवादी है तथा मार्क्सवाद से प्रभावित है। उनका इतिहास बोध कैसा है? मार्क्सवाद से प्रभावित है। आप देखेंगे उन्होंने इतिहास को कैसे बोला है कि इतिहास की गति ऊर्ध्व है। उनका इतिहास की गति गोलाकार नहीं है कि इतिहास शुरू होता है फिर रिपीट करता है खुद को। इतिहास अपने को ठीक उसी रूप में रिपीट नहीं करता, पुनरावृत्ति नहीं करता। इतिहास की गति ऐसी नहीं है, इस तरह नहीं है इतिहास की गति, बल्कि इतिहास की गति हम बताइए कि ऐसी है। ये कैसा दृष्टिकोण माना जाता है? ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि आगे आने वाला समय वर्तमान समय से बेहतर है, और जो वर्तमान समय है वो जो अतीत का हमारा था उससे बेहतर है, ये मानता है मार्क्सवाद। तो वो मार्क्सवादी यशपाल की जो इतिहास दृष्टि है या इतिहास बोध है वो कैसा है? मार्क्सवाद से प्रभावित है। और दूसरा
उपयुक्तवादी है। कैसी उपयुक्तवादी है, ये देखिए, इतिहास का प्रयोग वह इसलिए करते हैं, यशपाल इतिहास का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि दिखा सकें कि जो समस्याएं हम आज झेल रहे हैं, आज देख रहे हैं, वो सार्वकालिक रही हैं। वो दिखा सकें कि जैसे नारी की समस्याएं हम आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि पुराने समय में, प्राचीन काल में हमारे जो कि स्वर्ण युग था, उस समय समस्याएं नहीं थी। तो यशपाल दिखाना चाहते हैं कि उस समय भी इस तरह की समस्याएं मौजूद थी और इससे भी गंभीर समस्याएं मौजूद थी। हमारा वर्तमान समय हमारे अतीत से बेहतर है, ये दिखाना चाहते हैं। तो कैसा है, उपयुक्तवादी है और मार्क्सवाद से प्रभावित है उनका इतिहास बोध, ये देखेंगे आप। इसी तरह हम देख लेते हैं क्या, मोहन राकेश का इतिहास बोध। मोहन राकेश का इतिहास बोध भी उपयोगितावादी है। वे इतिहास का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि वहां से कोई ऐतिहासिक चरित्र उठाकर उस चरित्र को गढ़ने में लगने वाली ऊर्जा से बच सकें। कोई नया चरित्र आप गढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको बताना पड़ता है पाठक को कि किस तरह का चरित्र है, उसके चरित्र की विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। लेकिन आप कोई मिथ की या ऐतिहासिक चरित्र ले लेते हैं तो उससे पहले से पता है उसके बारे में, उस चरित्र के बारे में पाठकों को, जनता को पहले से पता रहता है। तो उस चरित्र के गढ़ने में लगने वाली ऊर्जा से रचनाकार बच जाता है, ये आप देखेंगे। जैसे कि अब आषाढ़ का एक दिन पढ़ते हैं तो आषाढ़ का एक दिन में उन्होंने कालिदास, उसका नायक है, एक तरह से नायक कहिए या जो मुख्य चरित्र कहिए, मुख्य चरित्र कौन सा, कालिदास है, उन्होंने कहाँ से उठाया, इतिहास से उठाया है। अब इतिहास में पहले से ही कालिदास के बारे में फेमस है, पहले से प्रसिद्ध है कि वो क्या था, एक कवि था कालिदास। कालिदास के बारे में कि वो कविता वो आदमी करता था, और क्या करता था वो आदमी, उसका वारांगनाओं से संबंध था। इस तरह की जो चीजें गुप्त काल में, वह कहाँ बना, कश्मीर का राजा भी बना। ये तीनों चीजें मशहूर हैं और उन तीनों चीजों का प्रयोग किया गया है इस नाटक में, आषाढ़ के एक दिन नाटक में इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीजें पहले से पाठकों को पता है। तो इसीलिए कालिदास के चरित्र, अगर कालिदास की जगह वो कोई दूसरा चरित्र लेते हैं तो उस चरित्र में पूरा चरित्र को गढ़ना पड़ता है, पाठकों को बताना पड़ता है ये चरित्र इस तरह का है। लेकिन उन्होंने कालिदास का चरित्र उठा लिया इतिहास से, तो इस ऊर्जा से वो बच गए। तो मोहन राकेश का इतिहास बोध इस तरह से उपयुक्तवादी है, ऐसा आप देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने इतिहास बोध के बारे में पढ़ा, सीखा, और ये भी देखा कि अलग अलग रचनाकारों का इतिहास बोध कैसे अलग अलग रहता है, ये चीज हमने देखी। अब देखते हैं हम आगे, अगला जो की पॉइंट है, अगला संकेत शब्द है विचार दृष्टि या रचना दृष्टि या जीवन दृष्टि या जीवन मूल्य, मूल्य बोध, जीवन दर्शन। ये चीजें हैं क्या, ये अक्सर पूछ ली जाती हैं प्रश्न पत्र में, आप देखेंगे, उठा के देखेंगे तो ये चीजें पूछ ली जाती हैं। और इसका सटीक मतलब क्या है, वास्तविक मतलब क्या है, ये सच में है क्या, क्या इसके अंतर्गत लिखना है या क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, ये छात्रों को नहीं पता होता। ये एक मुश्किल सामने आती है वो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, किस ओर संकेत करती हैं, यह छात्रों को नहीं पता होता। ये छात्रों के लिए बड़ी समस्या होती है। तो एक बार देख लेते हैं कि वास्तव में है क्या, विचार दृष्टि या रचना दृष्टि या जीवन दृष्टि या जीवन मूल्य या मूल्य बोध या जीवन दर्शन, ये सब है क्या। अब देखिए, इन शब्दों का अर्थ है कि रचनाकार ने रचना के माध्यम से किन किन समस्याओं को उठाया। एक चीज तो ये देखेंगे आप कि किन किन समस्याओं को उठाया है रचना के माध्यम से अपनी, तथा उनका क्या समाधान प्रस्तुत किया है। दूसरी चीज देखिए आपने, ये देखिए, पहली चीज ये कि किन किन समस्याओं को उठाया है, और दूसरी चीज ये कि क्या समाधान प्रस्तुत किया है या समाधान का क्या संकेत छोड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि समाधान प्रस्तुत करना संभव नहीं होता, तटस्थता का निर्वाह करना पड़ता है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में एक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल कैसा उपन्यास है, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, और आंचलिक उपन्यास में रचनाकार दखल दे बीच में ये ठीक नहीं माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है। तो वहां पर रचनाकार अपनी तरफ से समाधान पेश नहीं कर सकता। तो वहां पर क्या किया गया कि समाधान न पेश करके संकेत छोड़ता चला गया रचनाकार, कई बार व्यंग्य के माध्यम से, कई बार अन्य माध्यम से। उसमें इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े चुटीले व्यंग्य हैं, बड़े तीखे व्यंग्य हैं मैला आंचल में। वो क्या, एक तरह से रचना संकेत छोड़ना चाहता है, इसलिए ऐसा है। आगे देखते हैं, इन शब्दों का अर्थ है कि रचनाकार ने रचना के माध्यम से किन किन समस्याओं को उठाया है। पहली चीज तो यही, किन किन समस्याओं को उठाया है। दूसरा, उनका क्या समाधान प्रस्तुत किया है। दो चीजें दूसरी भी, या समाधान के क्या संकेत छोड़े हैं।
ऐसे शब्दों का उत्तर लिखते समय समस्याओं को मोटे तौर पर क्या करते, बांट के लिख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदि वर्गों में बांट कर लिखते हैं। ये एक चेक लिस्ट बना लीजिएगा आप, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या क्या देखना है, वरना वहाँ इतना दबाव होता है एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा भवन में इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है कि अक्सर लोग कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप पहले से दिमाग में बना के चलिए, एक चेक लिस्ट बना लिए। ये क्या क्या सामाजिक समस्याएं, ABCD और ये इसी तरह लिखी जाती हैं और इसी क्रम में। साहित्य में सामाजिक महत्व ज़्यादा है बजाय अर्थव्यवस्था के। तो आप देखेंगे कि सब समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, इन सब वर्गों में बांट के लिखेंगे तो आपको याद रहेंगी और कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, आप ढंग से लिख पाएंगे। तो इस तरह समस्याएं बांट के लिख लेते हैं। उत्तर में यह भी दिखा सकते हैं कि लेखक ने किस कारण से तटस्थता का निर्वाह करने के लिए या अन्य कारण से समाधान प्रस्तुत नहीं किया। अगर समाधान दिए हैं तो लिखिए, जैसे कि आप गोदान पढ़ेंगे तो उसमें देखिए दहेज समस्या का समाधान कैसे दिया प्रेमचंद ने, मथुरा और सोना के विवाह के माध्यम से। या विधवा विवाह का समाधान कैसे दिया है कि झुनिया और गोबर का जो विवाह होता है उसके माध्यम से। इस तरह के अन्य समाधान भी लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। एक बाकी भी देखिएगा, एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको समाधान की, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे इस तरह से प्रेमचंद ने समाधान दिए हुए हैं। या जहां नहीं दिए, मैंने बताया कि महिलाचल में नहीं दिए, तो आप देखिए कि तटस्थता का निर्वाह करने के लिए सीधे तौर पर समाधान प्रस्तुत करने से लेखक बचे हैं, लेकिन व्यंग्य करते चले गए हैं, इशारा करते चले गए हैं कि इनका समाधान होना चाहिए इस तरह से, समाधान नहीं। तो ये चीज देखते हैं। तो हमें क्या क्या देखना है, जब भी ये शब्द आए, विचार दृष्टि, रचना दृष्टि, जीवन दृष्टि, जीवन मूलभूत, जीवन दर्शन, तो मोटे तौर पर हमें लिखना क्या है उस तरह के प्रश्नों में, उसमें यही लिखना है कि इसके माध्यम से समाज की क्या क्या समस्याएं हैं उनको, और समस्याओं में कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, इन सब समस्याओं को लेखक ने किस तरह से उठाया है और इनका क्या समाधान प्रस्तुत किया है। ठीक, आगे चलते हैं, चलिए। यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया। इसके अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि लेखक ने रचना में किस दर्शन, हाँ ये भी दो तो चीज़ हमने वहाँ पकड़ी थी। एक चीज़ ये है कि इसके अंतर्गत ये भी देख लिया जाता है कि लेखक ने रचना में किस दर्शन या दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। पहली चीज तो समस्या है, दूसरा समाधान, और तीसरा ये कि किस दर्शन या दृष्टिकोण का को लेखक ने प्रयोग किया। जैसे कि आप देखेंगे दृष्टिकोण मूल रूप से देखेंगे, महिलाचल में क्या दृष्टिकोण दिखेगा या क्या दर्शन दिखेगा आपको, महिलाचल में दर्शन दिखेगा आपको क्या, मानवतावाद। वो कैसा उपन्यास है, मानवतावादी उपन्यास है। ये देखिएगा आपको, आप दिव्य पढ़ेंगे, दिव्य में सबसे ज्यादा किस दर्शन का प्रभाव है, आप देखेंगे मार्क्सवाद का प्रभाव है। वैसे नारीवाद का प्रभाव, नारीवादी उपन्यास वो नारीवादी है पूरी तरह से, नारीवाद के प्रभाव है, मानववाद के प्रभाव है और मार्क्सवाद का भी उसमें खूब प्रभाव है। तो आप देखेंगे किस दर्शन या कौन से दृष्टिकोण का प्रयोग किया है, ये आप देखेंगे, ये भी देखना जरूरी है। अब उदाहरण के लिए जैसे महिलाचल में रेणु की विचार दृष्टि मानववादी है तथा उन्होंने वंचित वर्ग की विभिन्न समस्याओं यथा सामाजिक समस्याओं, जातिवाद, निरक्षरता, नारी शोषण, जमींदारी शोषण, कुरीतियां, आडंबर, आर्थिक समस्या, जैसे मैंने बोला ना, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, हर तरह की समस्याएं लिखते हैं। तो उदाहरण के लिए वो देखिए, जैसे सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है महिलाचल में, जातिवाद, निरक्षरता, नारी शोषण, जमींदारी शोषण, कुरीतियां, आडंबर। आर्थिक समस्याएं क्या है, ऋणग्रस्तता, गरीबी, बेरोजगारी, बेगारी, ये सब आर्थिक समस्याएं। धार्मिक समस्याएं, मठों में भ्रष्टाचार, यौन शोषण। राजनीतिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए राजनीति में जातिवाद का प्रवेश, भ्रष्टाचार, अवसरवाद, गांधीवादी मूल्यों की हत्या, इन सबको प्रभावशाली ढंग से बताया गया है। तो ये आप देखते हैं उदाहरण के लिए। तो हमने क्या देखी, तीन चीजें देखी आपने, विचार दृष्टि, रचना दृष्टि, जीवन दृष्टि, जीवन मूलभूत जीवन दर्शन। अगर आए तो आपको तीन चीजें देखनी है, समस्याएं, समस्याओं का समाधान दिया गया, नहीं दिया गया, कैसे दिया गया है, और किन किन दर्शनों की बात हो रही है, वो दो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा भी आता है, लेकिन ये इसका महत्व कम है, उसका महत्व उन दोनों चीजों का ज्यादा है। ये देखिएगा, जैसे महिलाचल में समाधान मैंने बता ही चुका हूँ पहले, महिलाचल में कैसे समाधान दिया गया है कि डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से सीधे तौर पर समाधान प्रस्तुत करने से बचे हैं। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सीधे तौर पर उन समस्याओं के समाधान से बचे हैं, व्यंग्य के माध्यम से दिया है। जैसे महंत साहिब वाला देखेंगे कि दोस्तों लक्ष्मी का है, महंत साहब का दोष नहीं है, जो करारा व्यंग्य किया है वहाँ पर रेणु ने,
यहाँ पर देखिए इस उपन्यास में लास्ट में आपको समाधान दिखेगा डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से। वो बोलता है कि मैं साधना करूंगा, यहीं पर रहकर इन लोगों के बीच रहकर इन लोगों की सेवा करूंगा। तो क्या एक तरह समाधान है, वही जो मैं बता रहा था। आगे देखते हैं, अगला बिंदु हम देखते हैं क्या, सामाजिक चेतना। ये भी पूछ लिया जाता है सामाजिक चेतना का क्या मतलब है, पहले ये देखेंगे हम। सामाजिक चेतना आखिर है क्या? इसका अर्थ है कि रचना के कथानक में रचनाकार द्वारा कौन कौन सी समस्याएं रेखांकित की गई हैं, कौन कौन सी समस्याएं रेखांकित की गई हैं जिनके विरुद्ध समाज में चेतना होनी चाहिए, इसलिए सामाजिक चेतना नाम पड़ा। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रेखांकित की गई हैं जिनके विरुद्ध समाज में क्या होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला गया, सामाजिक चेतना। तो उन सब जैसे अब उनको जब भी समस्याओं को मैंने बोला ही कि आप 4-5 वर्ग में बांट कर लिखते हैं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं और सांस्कृतिक, वो सब 5 वर्गों में बांट कर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। अब देखते हैं युगीन चेतना, ये क्या हुआ। युगीन चेतना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उस युग में किन किन तत्वों के लिए रचनाकार के दृष्टिकोण में क्या क्या परिवर्तन आए। उस युग में पूरे युग की बात हो रही है। युगीन चेतना का मतलब उस पूरे युग की बात हो रही है कि उस युग में किन किन तत्वों के लिए रचनाकार के दृष्टिकोण में क्या क्या परिवर्तन आए। तो क्या है, युगीन चेतना हो गई कि उसमें क्या क्या समस्याएं की, क्या क्या चीजें थी और उन चीजों के लिए रचनाकार का क्या दृष्टिकोण है, वो चीजें। जैसे कबीर के बारे में आएगा तो कबीर बताएंगे आप किस तरह से कबीर ने आडम्बर का विरोध किया, किस तरह के सामाजिक शोषण, भेदभाव, उन सब चीज़ों का कबीर ने कैसे विरोध किया। तो कबीर की युगीन चेतना है। आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, देख लीजिए छायावादी युगीन चेतना अगर पूछ लिया जाए, छायावाद की युगीन चेतना देखिए। छायावादी युगीन चेतना व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कौन कौन से मूल्य देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वाहक है, नारी के प्रति साहचर्य मूलक प्रेम तथा प्रकृति से निकटता को प्रदर्शित करती है। ये सब तत्व देखेंगे आप जब छायावाद पढ़ेंगे, छायावाद में सब तत्व मौजूद हैं। तो छायावादी युगीन चेतना ये है। वहीं भारतेंद्र युग की चेतना देखिए, भारतेंद्र युग की युगीन चेतना नव जागरण के विभिन्न तत्वों जैसे तर्क, अनुभव, वैज्ञानिकता, इहलौकिकता, शिक्षा पर बल एवं जिंदा दिली को प्रदर्शित करती है। ये सब आपको भारतेंद्र युग में ये सब लक्षण मिलेंगे, ये सब तत्व दिखाई पड़ेंगे। युगीन चेतना भारतेंद्र युग की क्या कहती है, ये देखिए नवजागरण के विभिन्न तत्व जैसे तर्क, अनुभव, वैज्ञानिकता, अलौकिकता, शिक्षा पर बल, ये सब एवं जिंदा दिली को प्रदर्शित करती है। जैसे नारियों के प्रति इस तरह शोषण, भेदभाव, उसका विरोध करती है भारतेंद्र युग की चेतना, ये आप देखेंगे। आगे देखते हैं, भाव सौंदर्य, वस्तु सौंदर्य, प्रतिपाद्य, संवेदना, वर्ण विषय, वस्तु, अंतर्वस्तु, अनुभूति पक्ष, ये सब है क्या, क्या मतलब है इनका। इन सब एक ही चीज है, चाहे भाव पक्ष पूछा जाए, चाहे वस्तु संदर्भ पूछा जाए, चाहे प्रतिपाद्य पूछा जाए, चाहे संवेदना पूछी जाए, चाहे वर्ण विषय पूछा जाए, चाहे वस्तु पूछी जाए, चाहे अंतर्वस्तु, चाहे अनुभूति पक्ष, एक ही चीज के इतने सारे नाम है, अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। प्रश्न पत्र में भी देखेंगे आप, जानबूझ के ऐसे थोड़ा मुश्किल पूछा जाता है कि छात्र थोड़ा सा उलझ जाए, तो आप देखेंगे तो एक ही चीज के सब नाम है। इनका अर्थ क्या है ये देख लेते हैं। इन सब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि रचना में लेखक ने किन किन मुद्दों को उठाया है, भाव पक्ष का ही मतलब है, किन किन मुद्दों को, भाव पक्ष विषय वस्तु, भाई इसकी जो मूल विषय वस्तु है उसमें रचनाकार ने किन किन मुद्दों को उठाया है तथा वास्तव में रचनाकार इस रचना के जरिए क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। आखिर अपना रचनाकार ने किन किन मुद्दों को उठाया है और रचनाकार क्या संदेश देना चाहता है समाज को, वही इसमें इसका मतलब है, या पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है। ये देखिए उदाहरण के लिए, दिव्या उपन्यास का प्रतिपाद्य नारी चेतना के विभिन्न आयामों को सटीकता, संपूर्णता एवं बेबाकी के साथ पाठकों के सामने रखना है। अब दिव्या उपन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे क्यों नारी चेतना का उपन्यास है, तो उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, मूल संवेदना क्या है। दिव्या उपन्यास का प्रतिपाद्य नारी चेतना के विभिन्न आयामों को, नारी चेतना के जितने आयाम है, विभिन्न आयामों को सटीकता, संपूर्णता एवं बेबाकी के साथ पाठकों के सामने रखना है, ये उसकी संवेदना है। ये वही है संवेदना, आप संवेदना वैसे ही पढ़ेंगे, बार बार आता है उसी को, भाव सौंदर्य, ये सब चीजें उसी के विभिन्न नाम है, अलग अलग नामों से इसी को बुलाया जाता है। ये मैंने इसलिए लिखा कि जब बाकी नाम आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर सिर्फ संवेदना आएगा तो लोग समझ जाएंगे,
लेकिन बाकी अगर नाम आ जाते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। संवेदना में क्या क्या मूल रूप से लिखना है ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें लिखना है। तो इसमें लिखना वही है कि किन किन मुद्दों को उठाया गया है। अच्छा, ये चाहे गद्य हो चाहे काव्य हो, दोनों में पूछ लिया जाता है। तो इसमें लिखना क्या है कि किन किन मुद्दों को लेखक ने या रचनाकार ने या कवि ने उठाया है और इस रचना के जरिए वो कहना क्या चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। यही इसमें जैसे काव्य कला पूछ लिया जाता है या रूप पूछ लिया जाता है, या सिर्फ इससे आप परिचित होंगे, बाकी नाम से आप पढ़ते होंगे लेकिन एग्जैक्टली नहीं समझ पाते होंगे। काव्य कला, रूप, शिल्प, अभिव्यक्ति पक्ष, अभिव्यंजना कौशल, कला पक्ष, भाषा शैली, कला सौंदर्य, ये सब एक ही चीज़ के नाम है, एक ही चीज़ से मिलते जुलते वही चीज़ें हैं, मोटा मोटी बहुत फर्क नहीं है। तो एक ही चीज़ के नाम है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है ये देख लेते हैं, है क्या, आखिर क्या लिखना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या है, तो इसके अंतर्गत रचना की भाषा यानी शब्द योजना, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज क्या है। उसके बाद पात्रानुकूलता, सूत्र वाक्यों का प्रयोग। पात्रानुकूलता का मतलब भाषा की पात्रानुकूलता क्या होती है। भाषा की पात्रानुकूलता ये है कि जैसे अगर देहाती पात्र है तो भाषा देहाती हो, शहरी पात्र भाषा शहरी हो, पढ़ा लिखा पात्र तो भाषा उसी से जैसे विदेशज होगी या तत्सम होगी। मतलब जैसा पात्र है पात्र के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया जाए। तो भाषा के अंतर्गत है ये। तो क्या है, शब्द योजना, तद्भव, तत्सम, देशज विदेशज, कौन से शब्द ज़्यादा है मात्रा में, पात्रानुकूलता है कि नहीं है भाषा की, सूत्र वाक्यों का प्रयोग, जो सूक्तियों का प्रयोग होता है, जो सूक्तियों का प्रयोग मिलता है वो है, तो आप देखेंगे सूत्र वाक्यों का प्रयोग। व्यंग खूब मिलते हैं रचनाओं में, आप देखेंगे व्यंग का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंतरपाठ्यता, नाद सौंदर्य आदि, ये सब चीज़ें आप देखेंगे भाषा के अंतर्गत ये सब आती हैं, भाषा शैली के अंतर्गत। और उसके बाद देखते हैं दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ थी भाषा शैली, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं उसके अंतर्गत। उसके बाद क्या है, चरित्र योजना, संवाद योजना, शैलियाँ। संवाद योजना का मतलब कथोपकथन, जब दो पात्र आपस में बात कर रहे हैं उसकी भी शैलियाँ होती हैं, दशात्मक, परिदशात्मक वो रहता है। शैलियाँ विभिन्न तरह की लेखन की शैलियाँ, जैसे वर्णनात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, भावात्मक, ये लिखने की शैलियाँ हैं। कथानक की गति एवं चरित्रों का आनुपातिक महत्व। कथानक की गति हमेशा ठीक होनी चाहिए, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे। धीमे होगा तो पाठक बोर हो जाएगा, तेज होगा तो पाठक के ऊपर से निकल जाएगा, पाठक को समझ में नहीं आएगा ढंग से। तो कथानक की गति साधारण होनी चाहिए। चरित्रों का आनुपातिक महत्व ठीक होना चाहिए, अर्थात गौण चरित्रों को ज़्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए, जो मुख्य चरित्र हैं उनको महत्व ज़्यादा मिलना चाहिए। चरित्रों की संख्या से ज़्यादा महत्व है कि उनका आनुपातिक महत्व ठीक हो। चरित्रों की संख्या अगर ज़्यादा हुई है लेकिन आनुपातिक महत्व ठीक है, तब रचना में बिखराव नहीं आता, तब रचना बिखरती नहीं है, वो उसमें उसकी बनावट क्या कसीली बनी रहती है, कसावट बनी रहती है उसमें। तो चरित्रों का आनुपातिक महत्व कैसा है, नाटकीयता यदि है तो कैसी है, तो वो आप देखेंगे। ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, ये सब आती हैं शिल्प पक्ष में। ये इसी को बोला जाता है रूप पक्ष, इसी को भी बोला जाता है। अगर कविता रचना तो काव्य कला बोल दिया जाएगा, अभिव्यक्ति पक्ष भी इसी को बोला जाता है, व्यंजना कौशल इसी को बोला जाता है, भाषा शैली इसी को बोला जाता है। इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप ये सब लिखते हैं। कला सौंदर्य बोल दिया जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो कला सौंदर्य में ये सब चीज़ें आती हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है सौंदर्य दृष्टि, ये क्या है, सौंदर्य दृष्टि या सौंदर्य चेतना क्या चीज़ है, ये देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि रचनाकार का सौंदर्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है। पहली चीज तो ये कि सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण क्या है, किस नजरिए से रचनाकार सौंदर्य को देखता है। हर युग में अपना अपना दृष्टिकोण रहा रचनाकारों का। रीतिकाल में देखेंगे सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण अलग होगा, छायावाद में देखेंगे एकदम अलग होगा, और आप जाके नई कविता में देखेंगे दृष्टिकोण एकदम अलग हो जाता है। तो अलग अलग काल में सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण भी अलग अलग रहा है। इसका अर्थ है कि रचनाकार का सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण क्या है, रचना में सौंदर्य की उपस्थिति का क्या कारण है या उद्देश्य क्या है, सौंदर्य की उपस्थिति का उद्देश्य क्या है ये भी देखते हैं इसके अंतर्गत। तथा सौंदर्य की अभिव्यक्ति का स्तर क्या है, सूक्ष्म स्तर पर है कि स्थूल स्तर पर है, मोटे स्तर पर है कि महीन स्तर पर है, ये भी देखेंगे। भावनात्मक स्तर पर है कि आपका दैहिक स्तर पर है, किस स्तर पर है सौंदर्य दृष्टि, वो देखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, रीतिकालीन कवियों की सौंदर्य दृष्टि स्थूल है, कैसी है, स्थूल है, मांसल है, भोगवादी है, दैहिक है। जबकि छायावादी कवियों की सौंदर्य दृष्टि कैसी है, सूक्ष्म है, वायवी है तथा साहचर्य मूलक है।
दोनों में कितना, दोनों लगभग लगभग विपरीत हैं एक दूसरे के। आप नई कविता के ज़माने में देखेंगे तो कैसी होगी प्रेम दृष्टि या सौंदर्य दृष्टि, वहाँ पर सौंदर्य दृष्टि देखेंगे आप बौद्धिक किस्म की हो जाएगी, गैर भावुक है एकदम, कोई भावना नहीं है उसमें, उस तरह की हो जाएगी। तो अलग अलग युग में आप देखेंगे सौंदर्य दृष्टि बदलती है। तो ये होगी सौंदर्य दृष्टि हो गई। अब देखते हैं रहस्यवाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर पढ़िएगा क्योंकि बार बार आता है। ये आपको मध्यकाल यानी भक्ति काल में भी दिखाई पड़ेगा, ये आपको छायावाद में भी मिलेगा, और रहस्यवाद आपको आगे के यहाँ साधवीणा में भी दिखाई पड़ेगा, ये देखेंगे आप। तो रहस्यवाद के बारे में जरा देख लेते हैं, रहस्यवाद क्या है। रहस्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जो रचनाकार का किसी अज्ञात सत्ता के प्रति संबंध को दर्शाती है। अज्ञात सत्ता के प्रति संबंध को दर्शाती है। अब अज्ञात सत्ता है तो कैसी हो सकती है? अज्ञात सत्ता होगी जो आमतौर पर क्या होगा, दिख नहीं रही है। भाई दिख रही होती तो ज्ञात होती, वो दिख नहीं रही है, न देख पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं उसको, न हम देख पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं न स्पर्श कर पा रहे हैं, वो है अज्ञात सत्ता। अगर होता ऐसा तो फिर वो ज्ञात होती है, पता चलता है कि ऐसा रूप रंग है, इस तरह का है। तो अज्ञात सत्ता के प्रति संबंध को दर्शाती है। चूंकि अज्ञात सत्ता का स्वरूप भौतिक रूप से स्पष्ट न होने के कारण ये समीक्षकों के लिए अस्पष्ट रहता है। भाई भौतिक रूप से नहीं दिख रही है तो बाकी समीक्षक हैं या बाकी पाठक हैं उनके लिए कैसा है, वो अस्पष्ट है, अस्पष्ट रहता है। इसलिए इसको समीक्षकों द्वारा रहस्यवाद की संज्ञा दी गई। समीक्षकों द्वारा इसको क्या बोल दिया गया, इसको रहस्यवाद बोला गया है। क्योंकि क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि यह समीक्षकों को भौतिक रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा, भौतिक रूप से उसको नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, रहस्यवाद। भाई आप वैसे भी देखते होंगे कि कोई भी चीज़ है जो जिसको आप ना देख सकें ना सुन सकें ना स्पर्श कर सकें, वैसी चीज़ है, कोई बोलेगा मेरा उसके संबंध है तो आपको लगेगा क्या रहस्यात्मक बातें बोल रहा है, कैसी बातें बोल रहा है, इसके बारे में हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमेशा ये रहेगा, इस तरह होगा। तो उसको क्या बोल देंगे लोग, रहस्य। क्या रहस्यात्मक बात है, क्योंकि स्पष्ट है। हिंदी साहित्य में देखेंगे आप क्या है, हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति धारा में भी ईश्वर का स्वरूप भौतिक रूप से स्पष्ट नहीं है, निराकार है। भाई निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर कैसा है, निराकार है, न वो दिखाई देता है न सुनाई देता है, उस तरह का स्वरूप है। तो वहाँ कैसी अज्ञात सत्य है, एक तरह से निर्गुण ईश्वर है, लेकिन भक्ति कभी कर रहे हैं, हमारा उसके साथ संबंध है, तभी तो मुक्ति की बात हो रही है। भौतिक रूप से स्पष्ट न होने के कारण यहाँ पर रहस्यवाद दिखाई पड़ता है, आप देखेंगे भक्ति काल में। और दोनों तरह का, संत काव्य धारा में अंतर्मुखी तथा सूफी काव्य धारा में बहिर्मुखी रहस्यवाद है। जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी रहस्यवाद क्या है, या बोला जाता है इसी को भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। इनका क्या मतलब है, इनके नाम कैसे पड़े, ये भी देख लेते हैं। पहले ये तो समझ में आ गया कि रहस्यवाद क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भौतिक रूप से वह न दिखाई पड़ रहा, न सुनाई पड़ रहा, न उसको स्पर्श कर पा रहे हैं, इसलिए उसे बोला गया, रहस्यवाद बोल दिया गया, लेकिन उसके साथ संबंध है तो इसको रहस्यवाद की संज्ञा दी गई। अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, या आप देखेंगे साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद, जो नाम आप बार बार पढ़ेंगे। तो क्या मतलब ये देख लेते हैं। जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, जो दिख नहीं रहा, जिसके साथ संबंध है लोगों का, अज्ञात सत्ता है, तो वो जब ये माना भक्तों ने कि वो हमारे अंदर विद्यमान है, वो क्या है, वो ईश्वर, ऐसा ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है। जब हमारे अंदर विद्यमान है तो उस रहस्यवाद को क्या बोला गया, अंतर्मुखी। क्योंकि संबंध इसमें किससे है, इस ऐसी अज्ञात सत्ता से है जो हमारे अंदर विद्यमान है, इसलिए इस रहस्यवाद को बोला गया अंतर्मुखी। और रहस्यवाद इसलिए कि आप जानना है कि भौतिक रूप से नहीं दिख रहा। दूसरा हुआ बहिर्मुखी। बहिर्मुखी क्या मतलब हुआ, जब ये माना गया कि वो अज्ञात सत्ता हमारे अंदर नहीं है, पूरे जगत में विद्यमान है, बाहर है, पूरे जगत में विद्यमान है, तो माना गया बहिर्मुखी। आप कबीर के यहाँ देखेंगे तो दोनों तरह का रहस्यवाद आपको मिल जाएगा, अंतर्मुखी भी मिलता है, बहिर्मुखी भी मिलता है। जैसे कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मतलब पूरे संसार में हर जगह वही ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है, हर जगह वही दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या, बहिर्मुखी। आप वहाँ देखेंगे जाके जायसी के यहाँ देखेंगे तो जायसी के यहाँ आपको अक्सर क्या मिलेगा, बहिर्मुखी रहस्यवाद मिलेगा कि नयन जो देखा कमल भा निर्मल लील शरीर, और दसन और हंसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नगनी। तो पद्मावती गुणों का वर्णन जैसे ही जिस तरह से प्राकृतिक उपादान किया गया है, या पूरी प्रकृति में है, वहाँ पर क्या है, खुदा की अभिव्यक्ति माना गया है पूरी प्रकृति को, पूरी प्रकृति में ही ईश्वर दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर क्या है, बहिर्मुखी रहस्यवाद है। यहाँ पर बहुत सारी जगह
अंतर्मुखी रासवाद मिलेगा। कबीर के यहाँ अंतर्मुखी रासवाद ज़्यादा दिखेगा आपको। जैसे मुझको कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। तो आपको खुद दिखेगा अंतर। या कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाए। भाई कस्तूरी कहाँ बसती है? मृग की नाभि में है, उसी के अंदर है, और वो उसकी सुगंध में मारा मारा घूम रहा है, तो उसी का जिक्र कर रहे हैं कबीर। तो कैसा रासवाद हुआ? अंतर्मुखी रासवाद हुआ। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तो समझ गए आप। अब जरा देख लेते हैं साधनात्मक रासवाद और भावनात्मक रासवाद क्या है। अब जैसा जानते हैं कि रासवाद क्या है? ऐसा ईश्वर जो दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा, निर्गुण है, निराकार है, उसके साथ संबंध के कारण ही, इस ईश्वर के निर्गुण निराकार होने के कारण ही, क्योंकि ये भौतिक रूप से दिख नहीं रहा, स्पष्ट नहीं है, इसको रासवाद की संज्ञा दी गई इस संबंध को। लेकिन अब ये देखेंगे ये संबंध है कैसा। भक्त और ईश्वर के बीच में संबंध कैसा है, किस आधार पर है? भक्त और ईश्वर के बीच में संबंध अगर साधना के आधार पर होगा, साधना के आधार पर अगर मुक्ति की बात होगी, साधना के आधार पर ब्रह्म जीव का मिलन की बात होगी, भक्त और ईश्वर के एकत्व की बात होगी, अगर साधना के आधार पर ये बात हो रही है, तो वहां पर रासवाद कैसा हो जाएगा? साधनात्मक रास हो जाएगा। जैसा कि आप पाएंगे उनमें सिद्धनाथों के यहाँ पाएंगे, कबीर के यहाँ पाएंगे। तो नाथ संप्रदाय में देखेंगे साधना के आधार पर, हठ योग साधना के आधार पर वहाँ पर ब्रह्मजीव एकत्व की बात हो रही है, कुंडलनी जागरण के आधार पर ब्रह्मजीव एकत्व की बात हो रही है। तो वहाँ पर रासवाद कैसा हो जाएगा? वहाँ पर रासवाद हो जाएगा साधनात्मक रासवाद, क्योंकि साधना के आधार पर इस चीज की बात हो रही है। जहाँ भावना के आधार पर आप देखेंगे, जहाँ भावना के आधार पर इस ब्रह्मजीव एकत्व की बात हो रही है, भावना के आधार पर अगर ब्रह्मजीव एकत्व की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? भावनात्मक रासवाद उसको कह देंगे। भावना के आधार पर ही भक्त और ईश्वर के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। ऐसा ईश्वर जो कि भौतिक रूप से स्पष्ट है, इसलिए रासवाद है। और संबंध कैसा है? भावना के आधार पर है, तो भावनात्मक रासवाद हो जाएगा। तो जो अंतर्मुखी रासवाद है, तो वो देखेंगे आप साधनात्मक रासवाद है, और जो बहिर्मुखी रासवाद है वो कैसा है? भावनात्मक रासवाद है। आप मोटे तौर पर देखेंगे तो दोनों की जगह, चाहे कबीर हो चाहे जायसी, दोनों में दोनों तरह का रासवाद है। लेकिन कबीर के यहाँ अंतर्मुखी रासवाद या साधनात्मक रासवाद देखें, साधनात्मक तो कम, लेकिन अंतर्मुखी रासवाद ज़्यादा विद्यमान मिलेगा। वहीं जायसी के यहाँ आप देखेंगे तो बहिर्मुखी रासवाद आपको ज़्यादा विद्यमान मिलेगा, ऐसा देखते हैं। जायसी के यहाँ भी अंतर्मुखी है लेकिन कम है। जैसे गर तस्माक जैस तुरिकाया, पुरुष देखियो ही के छाया, दसों द्वार ताल के लेखा, ये सब जो छंद है ये किसकी ओर दिखा रहे हैं? अंतर्मुखी रासवाद की, साधनात्मक रासवाद की ओर इशारा कर रहे हैं। जायसी का छंद है ये, तो दोनों मिलते हैं, लेकिन मात्रा बहिर्मुखी रासवाद की ज्यादा है जायसी के यहाँ, ये आप देखेंगे। आगे देख लेते हैं, इसी रासवाद पर चर्चा हो रही है कि छायावादी युग में भी कवियों की अज्ञात के प्रति जिज्ञासा के कारण रासवाद के दर्शन होते हैं। अभी हमने चर्चा की थी मध्यकालीन रासवाद की, यानी भक्ति काल के रासवाद की। अब छायावाद के रासवाद की चर्चा हो रही है। छायावादी युग में भी कवियों की अज्ञात के प्रति जिज्ञासा के कारण रासवाद के दर्शन होते हैं, लेकिन जहाँ भक्ति काल का रासवाद अद्वैती रासवाद है। अद्वैती मतलब ब्रह्म जी एकत्व की बात कर रहा है। वहाँ बोला तो ब्रह्म जी अलग अलग नहीं है, दोनों का मिलन नहीं होना है, वो अद्वैती रासवाद है। तथा ये अलौकिक है। अलौकिक कैसे? क्योंकि इसमें ईश्वर की जो कल्पना की गई है, जिस अज्ञात सत्ता की कल्पना की गई है, वो कैसा है? अलौकिक है। अलौकिक है ईश्वर, अपरूप ईश्वर है, तो तथा ये अलौकिक है, मध्यकालीन। एवं इसमें दीनता व आध्यात्म, एक निश्चित विचारधारा, संप्रदाय, साधना पद्धति का तत्व उपस्थित है। मध्यकालीन रासवाद में क्या है? भक्ति काल में आप देखेंगे कि दीनता मिलेगी। भाई मैं तो कूता राम का मुतिया मेरा नाम, और गले राम की जियोड़ी जित खींचे तित जाऊं। ये क्या दीनता का भाव तो दिखा रहा है? दिखा रहा है कि भाई ईश्वर मालिक है, मैं उसका दास हूँ, वो वाला भाव दिखा रहा है। प्रपत्तिवाद वाला भाव दिखा रहा है, जो कि मध्यकाल में देखेगा। दीनता का भाव देखेगा तो उसका अध्यात्म वाला भाव देखेगा। भाई मध्यकाल के अधिकांश जो देखेंगे भक्ति कैसे संत हैं, तो यहाँ कैसा अध्यात्म वाला भाव मिलेगा, जो मध्यकाल में रासवाद है। अध्यात्म कैसे? जैसे एक निश्चित विचारधारा, ये किसी न किसी विचारधारा के संत हैं, सूफी काव्यधारा, संत काव्यधारा, वो देखेंगे आप। निश्चित संप्रदाय, साधना पद्धति एक है उनकी, तो उससे जुड़े हुए हैं, उस तरह का रासवाद है वहाँ पर देखेंगे का तत्व उपस्थित है भक्ति काल में। वहीं छायावादी रासवाद में क्या है? आप देखिए, वहीं छायावादी रासवाद में समाज केंद्र में है।
तो यहाँ अलौकिक सत्ता केंद्र में नहीं है, ईश्वर केंद्र में नहीं है, छायावादी राष्ट्रवाद में देखेंगे आप समाज केंद्र में है, समाज केंद्र में आ गया है। यह लौकिक राष्ट्रवाद है तथा नव्य वेदांती है। लौकिक है और नव्य वेदांति। हालांकि नव्य वेदांत क्या करता है, नव्य वेदांत का कहना है कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, कण कण में ईश्वर वास करते हैं, कण कण में भगवान है, ये नव्य वेदांत कहता है। उसका सिंपल कहना है कि जगत मिथ्या नहीं है, इससे भागने की जरूरत नहीं है जगत से, तो नव्य वेदांती है। नव्य वेदांत के प्रभाव के कारण छायावाद में कण कण में ईश्वर के दर्शन होते हैं और इसी कारण यहाँ पर प्रकृति का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। प्रकृति अत्यंत सुंदर रूप में उपस्थित है यहाँ पर, ये देखेंगे आप। और देखें और एक रूप मिलता है रहस्यवाद का। जब आप असाध्य वीणा पढ़ेंगे तो अलग ही टाइप का वहाँ पर रहस्यवाद का रूप मिलता है। देखिए असाध्य वीणा कविता में सृजनात्मक रहस्यवाद है। इसको सृजनात्मक रहस्यवाद क्यों कहा गया, इसमें भी जब साधक यानी जो वीणा बजाने वाला है प्रियनवद है, तो वो भी अज्ञात सत्ता से अपना संबंध जोड़ता है, क्योंकि वो सत्ता दिख नहीं रही भौतिक रूप से। भाई जब वो बजाने के लिए बैठा है तो बाकी लोगों को लगता है क्या सो गया क्या प्रियनवद, लेकिन वो अज्ञात सत्ता के साथ संपर्क स्थापित कर रहा था। जब आप कविता पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे कि वो से बाकी लोगों को लगता है, सभा को लगता है सो गया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो अज्ञात सत्ता के साथ संबंध स्थापित कर रहा था। तो क्योंकि सत्ता क्या अज्ञात है, दिख नहीं रही भौतिक रूप से, भाई न देख रहे हैं उसको, ना उसको स्पर्श कर रहे हैं, तो इस वजह से उस अज्ञात सत्ता का स्वरूप क्या है, अस्पष्ट है, इसलिए इसको रहस्यवाद इस संबंध को बोल दिया गया। तो रहस्यवाद वहाँ भी मौजूद है, लेकिन वहाँ रहस्यवाद किस लिए है, वहाँ सृजन प्रक्रिया के लिए, सृजनात्मकता के लिए रहस्यवाद है, इसलिए उस रहस्यवाद को क्या बोला गया, सृजनात्मक रहस्यवाद की संज्ञा दी गई। उसको किस चीज़ की संज्ञा दी गई, उसको सृजनात्मक रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। एक भिन्न प्रकार का रहस्यवाद उपस्थित है जो रचना की प्रक्रिया और उसके प्रभाव को सटीकता से दर्शाने के लिए है। रचना की प्रक्रिया, सृजनात्मकता की क्या प्रक्रिया है, क्या क्या चाहिए, अर्हता क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, किस तरह से प्रक्रिया होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, इस बात को सटीकता से दर्शाने के लिए वहाँ पर सृजनात्मक रहस्यवाद उपस्थित है। ये देखेंगे आप। लोकमंगल क्या है, लोकरंजक क्या है। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई चीज़ है ये, इसके बाद जो पढ़ेंगे साधनावस्था व सिद्धावस्था, दोनों एक ही से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आइए पढ़ लेते हैं। लोकमंगल का अर्थ है ऐसी रचना जिसमें लोक के कल्याण करने का भाव हो, लोक के कल्याण करने का भाव हो। ऐसी रचना में नायक द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो संपूर्ण समाज के लिए शुभ तथा हितकर होते हैं, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस में राम ने मर्यादा की रक्षा की है और दुर्जनों का, दुष्टजनों का संहार किया है, यही उसका मुख्य कार्य है। मुख्य जो विषय वस्तु है रामचरितमानस की वो यही है कि समाज के लिए एक आदर्श उपस्थित किया है राम ने मर्यादा के तहत, और उन्होंने बताया कि किस तरह से दुर्जनों का संहार होना चाहिए, वही दिखाया है। तो उसमें क्या है, लोकमंगल भला भाव है। लोकरंजन क्या है, लोकरंजक क्या है, वही लोकरंजक का अर्थ है ऐसी रचना जो पाठक को आनंद की अवस्था में पहुंचा दे, यथा सूरसागर। भाई आप देखते होंगे रामलीला और रासलीला में फर्क है। रामलीला में जिस तरह से देखते हैं कैसे कैसे दुष्टों का संहार हो रहा, संघर्ष की भावना है, और रासलीला में क्या देखेंगे, आनंद की अवस्था है। तो दोनों में यही फर्क है। लोकमंगल का संबंध है रामलीला से, लोकरंजन का संबंध है रासलीला से। तो यहाँ पर वही है कि वहीं पर लोकरंजक का अर्थ है ऐसी रचना जो पाठक को आनंद की अवस्था में पहुंचा दे, यथा सूरसागर, यही फर्क है। इसी तरह देखेंगे साधनावस्था व सिद्धावस्था। ये क्या है, साधनावस्था का संबंध ऐसी रचनाओं से है जिसमें नायक द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रभाव का वर्णन हो, कि किस तरह से उसने लोक कल्याणकारी कार्य किए, किस तरह से दुर्जनों का संहार किया, सज्जनों की रक्षा की, किस तरह से मर्यादा की रक्षा की। जैसे रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासभूषण की कविता, पद्मावत मर्सिया, इसमें दिखाया गया कैसे नायक द्वारा लोक कल्याणकारी जनहितकारी कार्य किए जाते हैं, किस तरह से संघर्ष किया जाता है समाज की रक्षा के लिए, तो वो सब आएगा। सिद्धावस्था क्या है, सिद्धावस्था का मतलब है ऐसी रचनाओं से है इसमें आनंद के उपभोग पक्ष का वर्णन हो। भाई जब साधनावस्था से कार्य कर दिया जा चुका तो उसके बाद की अवस्था है, इसमें आनंद के उपभोग पक्ष का वर्णन हो, यथा सूरसागर, बिहारी सत्सई, ये सब सिद्धावस्था की रचना है। भाई कोई कार्य हम पहले क्या करते हैं, किसी साधन के जरिए कोई कार्य करना है हमको, तो क्या करते हैं, पहले साधनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह कार्य सिद्ध हो सके। जब कार्य पूर्ण हो जाती है तो क्या करते हैं, साधनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कार्य क्या हो, सिद्ध हो जाए। भाई यहाँ से जो मंजिल तक पहुँचना है हमें,
तो क्या करना चाहिए हमको? साधन का इस्तेमाल कर देंगे, रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो रास्ता क्या साधन है और मंजिल क्या है? सिद्धावस्था है। एक तरह से समझें आप कि यहाँ पहुँचना ये उद्देश्य है हमारा। तो ये क्या साधनावस्था है, वे सिद्धावस्था है, वही दोनों में फर्क है। इसमें क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं, लगातार संघर्ष किया जा रहा है। वहाँ पर क्या है, उसके बाद की अवस्था है, आनंद की अवस्था है। तो ये रचनाएं भी देख लीजिए आप, ऐसे ऐसे हैं। ये कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने चर्चा की कि आपको पता होना चाहिए इन सबका मतलब क्या है। ये महत्वपूर्ण है। अनुभूति पक्ष एवं अभिव्यक्ति पक्ष, ये क्या है? अनुभूति एवं अभिव्यक्ति क्या है, क्या मतलब है इनका? अनुभूति का अर्थ है रचना की संवेदना या भाव पक्ष, अर्थात किन अनुभूतियों के कारण या किन अनुभूतियों से प्रेरित होकर रचनाकार ने ये रचना लिखी है। भाई रचनाकार कोई रचना लिखता है तो उसके दिमाग में कुछ तो रहता है, कुछ अनुभूतियां रहती हैं ना, जिनके प्रभाव में आकर वो रचना लिखता है। तो कौन कौन सी अनुभूतियां थी, किस वजहों से, किस कारणों से रचनाकार ने ये रचना लिखी है, वो है अनुभूति पक्ष। और अभिव्यक्ति पक्ष क्या है? अभिव्यक्ति पक्ष बतलाता है कि जो इन अनुभूतियों को, रचनाकार की जो व्यक्तिगत अनुभूतियां थी या उसने वो अनुभूतियां कहीं से ग्रहण की अपनी संवेदना के माध्यम से, उनको किस तरह से उसने संप्रेषित किया है, किस तरह से उसने उनको ढाला है, कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो अभिव्यक्ति पक्ष का मतलब है प्रेजेंटेशन से, प्रस्तुतिकरण से, किस तरह से उसने उन अनुभूतियों को पाठकों के सामने अभिव्यक्त किया है। तो इसका संबंध होगा शिल्प पक्ष से और इसका संबंध होगा संवेदना पक्ष से। वहीं अभिव्यक्ति का अर्थ है कि रचनाकार ने संवेदना या भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से की है। अभिव्यक्ति का संबंध रचना के शिल्प पक्ष से है, तो इसका संबंध है संवेदना पक्ष से और ये है शिल्प पक्ष। देखिए ये अलग अलग नाम से पूछा जाता है, इसलिए बताना जरूरी है आपको कि आखिर है क्या। तरह तरह के नाम से पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। अब देखिए तात्विक मूल्यांकन ये क्या है? इसका अर्थ है कि रचना के मानक तत्वों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। जैसे रचना के मूलतः 7 तत्व होते हैं। जब पश्चिमी हम साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि उपन्यास क्या मानी जाती है? नई विधा है और पश्चिम से आई ऐसा माना जाता है। उपन्यास या नाटक जो अभी हम देखते हैं, पुराने नाटक के तत्व अलग होते हैं। पुराने नाटक में जो 4 तत्व होते थे और संकलन त्रय होता था, वो अलग तत्व थे। रस वस्तु नेता अभिनय 4 तत्व माने जाते थे। अब क्या है कि अब वो पैमाना बदल चुका है। आज जो नाटक लिखे जाते हैं, आधुनिक नाटक लिखे जाते हैं, तो आधुनिक नाटक नए प्रतिमानों की मांग करते हैं। इसी तरह जो उपन्यास क्या है, आधुनिक विधा है। बोला जाता है पूंजीवाद की देन है, पूंजीवाद की कोख से ही उपन्यास का जन्म हुआ है। तो उपन्यास कैसी विधा है? उपन्यास आधुनिक विधा है और ये पश्चिम से आई है। इसलिए पश्चिम के समीक्षकों ने जो तत्व तय किए हैं, उन्हीं के आधार पर उसकी व्याख्या होती है, उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन होता है। जैसे नाटक और उपन्यास देखेंगे तो इन रचनाओं में 7 तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं उपन्यास के, 7वां तत्व और जुड़ जाता है नाटक के लिए। उपन्यास में 6 तत्व होते हैं यहाँ तक, और नाटक के लिए 1 तत्व और जुड़ जाता है, रंगमंचीयता या अभिनेता, 2 तत्व जुड़ जाता है। देख लीजिए कौन कौन से हैं। कथानक एवं कथा वस्तु, उद्देश्य, भाषा शैली, संवाद योजना, चरित्र योजना। जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिटेल से वर्णन होगा, विस्तृत वर्णन हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी मोटे तौर पर बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है। ये 7 तत्व होते हैं, 6 तत्व उपन्यास के, और नाटक में 7वां तत्व भी शामिल हो जाता है। ये देखिए अंतिम तत्व सिर्फ नाटक विधा के लिए है, जबकि अन्य 6 तत्व कहानी तथा उपन्यास विधा में भी मौजूद रहते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर रचना का मूल्यांकन करना होता है। ये देखेंगे आप। ये कभी कोई पूछ लिया था उपन्यास में कि दिव्य उपन्यास की व्याख्या कीजिए उपन्यास के तत्वों के आधार पर, या गोदान उपन्यास की व्याख्या कीजिए उपन्यास के तत्वों के आधार पर। अक्सर पूछ लिया जाता है उपन्यासों में ही पूछा जाता है। आप देखेंगे तो उसमें व्याख्या करनी होती है। नाटकीयता, नाटकीयता जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि किसका गुण है? नाटकीयता नाटक का गुण है। वस्तुतः ये नाटक विधा का गुण है, लेकिन रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए सफल रचनाकार अन्य विधाओं में भी इसका प्रयोग करते हैं। अन्य विधा जो सफल रचनाकार हैं, अच्छे रचनाकार हैं, वो अन्य विधाओं में भी इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मैलांचल, महाभोज, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाओं में इसका प्रयोग हुआ है। अब देखिए मैलांचल क्या है? उपन्यास है। महाभोज क्या है? उपन्यास है। राम की शक्ति पूजा क्या है? कविता है, लंबी कविता है। लेकिन इन विधाओं में भी नाटकीयता का सफल इस्तेमाल हुआ है, अच्छा इस्तेमाल हुआ है, जिससे इन विधाओं की प्रभावशीलता, इन रचनाओं की प्रभावशीलता क्या हुई है? बढ़ गई है। इसकी समीक्षा करने के लिए रचना में निम्न बिंदुओं की उपस्थिति देखी जा सकती है।
अब नाटकीयता देखनी है, किसी रचना में नाटकीयता उपस्थित है या नहीं, या किस हद तक उपस्थित है, तो उसका कैसे निर्णय लेंगे। ये सब तत्व रहते हैं उसमें। देखिए क्या क्या तत्व होना चाहिए। पहली चीज, रचना में द्वंद्व की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि रचना में द्वंद्व अगर उपस्थित है तो रचना में बराबर तनाव बना रहेगा। द्वंद्व की उपस्थिति नाटक की पहली शर्त है। रचना में किसी भी नाटक में अगर द्वंद्व उपस्थित नहीं है, तनाव उपस्थित नहीं है, तो नाटक बेहतर नहीं माना जा सकता। तो रचना में द्वंद्व की उपस्थिति होनी ही चाहिए। दूसरी चीज, आकस्मिकता या कौतूहल। नाटक में कौतूहल का अपना महत्व, सस्पेंस का अपना महत्व है। नाटक में सस्पेंस का बड़ा महत्व है कि अब क्या होने जा रहा है। दर्शकों को हमेशा ये लगना चाहिए नाटक में अब क्या होने जा रहा है, अब क्या होगा। तो एक जिज्ञासा, एक कौतूहल, एक आकस्मिकता नाटक के लिए बहुत जरूरी तत्व है। तो देखेंगे दूसरा तत्व है आकस्मिकता या कौतूहल की उपस्थिति। तीसरा क्या तत्व, संवाद योजना कुशल हो। तो नाटक में क्या है, संवादों की ही विधा है। नाटक में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा संवाद होते हैं, और संवाद में कैसे छोटे छोटे चुस्त, ताकि तेजी से गति बनी रहे। बहुत लंबे संवाद होंगे, बहुत एकलाप होगा तो दर्शक क्या होगा, दर्शक बोर होने लगेगा, ये क्या यार एक ही आदमी बोलता चला जा रहा है, वो चीज़ गति नहीं रहेगी नाटक में, समझे। इसलिए संवाद योजना का बड़ा महत्व है। संवाद योजना ठीक होनी चाहिए, चुस्त संवाद होना चाहिए, छोटे संवाद होने चाहिए, और उस संवाद के जरिए ही आप चेष्टाओं का वर्णन भी हो जाता है, देखेंगे नाटक में। अगला तत्व क्या है, दृश्य योजना। दृश्य योजना मतलब कि विधा में, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो या अन्य विधाएं हो, इस तरह से दृश्य या सीन या सेट टाइप के दिखने चाहिए। जैसे राम की शक्ति पूजा में आप देखेंगे तो एक सीन क्या है, सानु सभा का है, पहाड़ में जो सभा हो रही है तो सानु सभा का सीन देखेंगे। इसी तरह एक सीन क्या है, अयोध्या का सीन है, वो देखेंगे। तो इस तरह के सीनों की उपस्थिति है, सेट की उपस्थिति है, ऐसा आप देखेंगे या पाएंगे। तो दृश्य योजना होनी चाहिए। पांचवा क्या तत्व है, ध्वनि संकेत एवं प्रकाश योजना। भाई ये भी नाटक का गुण है कि ध्वनि संकेत और प्रकाश योजना। लेकिन आप देखेंगे कि अन्य विधाओं में भी इस तरह की चेष्टाओं का वर्णन, अनुभाव वर्णन, कायिक वर्णन भी मौजूद रहता है, ध्वनि संकेत भी मौजूद रहते हैं। उससे क्या रचनाओं ज़्यादा प्रभावशाली बनती है। कविता में भी देखेंगे ध्वनि संकेत मिल जाते हैं, आप देखेंगे। तो ध्वनि संकेत एवं प्रकाश योजना। राम की शक्ति पूजा देखेंगे तो प्रकाश योजना का बड़ा सही इस्तेमाल किया गया है। जब राम के मन में पराजय बोध है, मन में निराशा है, मन में अंधकार है, तो चारों तरफ अंधकार ही विराजमान है। पहाड़ में भी अंधकार है, समंदर भी अंधेरे में ही क्या कर रहा है, चित्र लहरा रहा है, चारों तरफ अंधेरा देखेंगे। जब राम के मन की चिंता छटी है, राम के मन का अंधकार दूर हुआ है, तो पूरी दुनिया हर जगह का अंधकार छट गया है, हर जगह प्रकाश आ गया है। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रकाश योजना कहलाती है। तो राम की शक्ति पूजा में देखेंगे, ये भी नाटक का तत्व है, ये प्रकाश योजना। ये देखिए अगला क्या तत्व है, चरित्रों की चेष्टा है। मैंने बोला कि कायिक अनुभव, काया कैसे चल रही है, कायिक अनुभव या चरित्रों की चेष्टाएं, किस तरह से चरित्र क्या कर रहे हैं। जैसे आप महाभोज पढ़ेंगे तो उसमें जब लखन बात करता है तो उसमें लखन का वर्णन है शारीरिक चेष्टा का, कि लखन का चेहरा कैसा हुआ, गुस्से से बैगनी हो गया और उसके मुंह से क्रोध के मारे छोटी छोटी फुहारें, थूक की फुहारें निकलने लगी। तो ये क्या है, चेष्टा का वर्णन है, चेष्टाओं का वर्णन किया जाता है। तो ये क्या, ये भी नाटक की विशेषता, नाटकीयता है। तो जो जो तत्व होने चाहिए नाटक नाटकीयता के लिए, वो सब हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे देखते हैं। एक ही शब्द पूछा जाता है, अक्सर आता है अप्रस्तुत विधान या अप्रस्तुत योजना, सादृश्य विधान। ये है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कविता पढ़ेंगे ना तो अक्सर आएगा, ये बार बार घूम के शब्द आता है, और ये इसके बारे में कि ये एग्जैक्ट है क्या, ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है ये शब्द। ये है अप्रस्तुत विधान, या इसी को बोलते हैं अप्रस्तुत योजना। अप्रस्तुत योजना बोलना ज़्यादा ठीक है, अप्रस्तुत विधान बोलना उतना ठीक नहीं है, क्योंकि इस शब्द का मतलब भी निकल जाता है। इसलिए जब आप लिखें तो अप्रस्तुत योजना लिखें। अप्रस्तुत विधान अगर जोड़ दिया जाएगा, उसका मतलब होता है कि कोई विषय चल रहा है, आप विषय के विपरीत बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, उसको भी बोल दिया जाता है अप्रस्तुत विधान। तो इसलिए अप्रस्तुत विधान ठीक शब्द नहीं है, ज़्यादा अच्छा शब्द होगा अप्रस्तुत योजना शब्द का आप प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। इसी को सादृश्य विधान भी बोला जाता है। इसी संबंध में दो चीजें और होती हैं। एक तो देखेंगे आप उपमान योजना, और उपमान योजना से क्या निकलता है, अलंकार योजना भी निकलती है। आप देखेंगे अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वो सब अलंकार निकलते हैं। और एक लाक्षणिकता एक चीज होती है, जो आप देखेंगे लाक्षणिकता, जो कि छायावाद में खूब मिलती है। छायावाद का एक महत्वपूर्ण गुण है लाक्षणिकता। ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें तो एक ही चीज हो गई। उसके बाद लाक्षणिकता, उपमान योजना या अलंकार जो निकलते हैं, वो सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। इसलिए जब आप
एक चीज समझ जाएंगे तो बाकी चीजों को भी आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए इसको देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं कि है क्या सादृश्य विधान। इसके नाम से ही समझ में आता है कि सादृश्यता हो रही है दो चीजों की। देखते हैं कैसे। कि मान ली कोई मूल विषय चल रहा है, रचना चल रही है, रचना का जो मूल विषय चल रहा है, मूल विषय में माना जा रहा है कि कमला की आंखें, कमला की आंखें क्या है, ये बोला जा रहा है कमला की आंखें कैसी हैं। कमला की आंखें है, आपको देख ली, कमल के समान है, जो अक्सर इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, कमल के समान है, राजीव नयन, कमल के समान नेत्र। कमला की आंखें कमल के समान है, ऐसा सिंपल सा लिखा हुआ है। ये मान लीजिए कविता में लिखा हुआ है या गद्य में लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, दोनों में आप देख सकते हैं। कविता में अक्सर आता है तो कविता में देखते हैं कि मैंने गद्य में लिख दिया, लेकिन भाव समझ लीजिए। मान लीजिए काव्य में ऐसा लिखा हुआ है कि कमला की आंखें कैसी हैं, कमल के समान है, ये भाव आ रहा है कविता का। इसे राजीव नयन मान लीजिए, उदाहरण देखते हैं आप। राजीव नयन का मतलब ये होता है, राजीव मतलब कमल और नयन का मतलब वो है आंखें। राम के लिए बोला जाता है कि राजीव नयन है वो, कि राम की आंखें कमल के समान है, ऐसा बोला जाता है। तो मान लीजिए विषय ये कमला की आंखें कमल के समान है। तो इसमें आप देखेंगे कि मूल बात क्या चल रही है, मूल विषय क्या चल रहा है, कमला। भाई मूल पात्र क्या है, कमला है। यहाँ पर मूल पात्र कमला और कमला की आंखें, यही है ना, कमला और कमला की आंखें। कमला की आंखें ये भाई मूल विषय है हमारा रचना का, वर्ण विषय बोलते हैं इसको। तो मूल विषय हमारा ये चल रहा था, इसको बोलेंगे वर्ण विषय है। और कमला की आंखें, इस आंखों की तुलना किससे की जा रही है, कमल के समान है। कमला की आंखों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो कमला की आंखें, यहाँ पर आंखें क्या हुई, आंखें इसको बोलेंगे उपमान, अर्थात जिसकी तुलना की जानी है, जिसकी तुलना की जानी है उसको बोला जाता है उपमेय। तो कमला की आंखें यहाँ पर क्या है, उपमेय है। ये देखिए, अपने मन के भावों का सटीकता से संप्रेषण करने के लिए कवि प्रस्तुत अर्थात उपमेय, अर्थात जिसकी तुलना होनी है, तो जिस चीज की तुलना होनी है उसको बोला जाता है उपमेय, और जिस चीज से तुलना होनी है उसको बोला जाता है उपमान। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, उपमेय है कमला की आंखें, आंखें उपमेय है, और तुलना किससे होनी है, कमल से। तो उपमान क्या हुआ, कमल, कमल हुआ उपमान। और अप्रस्तुत अर्थात जिससे तुलना होनी है के बीच साम्यता या सदस्यता प्रस्तुत की जाती है। अब देखिए पढ़िए, अपने मन के भावों का सटीकता से संप्रेषण करने के लिए कवि प्रस्तुत, प्रस्तुत अर्थात उपमेय, अर्थात जिसकी तुलना होनी है, और अप्रस्तुत उपमान अर्थात जिससे तुलना होनी है के बीच साम्यता या सादृश्यता प्रस्तुत करता है। इस सादृश्यता के तरह इसको सादृश्य विधान बोला जाता है। यहाँ पर सादृश्यता स्थापित की गई ना, कि कमल, आंखें क्या है, कमल के समान है, दोनों के बीच सादृश्यता स्थापित की गई है, सादृश्यता प्रस्तुत करता है। इसे ही क्या बोला जाता है, अप्रस्तुत विधान बोला जाता है। ये जिस तरह से सादृश्यता स्थापित की गई, तुलना की गई है, इसी को बोला जाता है अप्रस्तुत विधान। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उपमेय को ही बोला जाता है प्रस्तुत और उपमान को बोला जाता है अप्रस्तुत। अप्रस्तुत इसलिए क्योंकि ये रचना का मूल विषय नहीं है, तो वर्ण विषय नहीं रचना का। रचना का मूल विषय क्या है, आंखें। भाई आंखों के बारे में चर्चा हो रही ना, अब आंखों की तुलना की जा रही है कमल से। मूल चीज, रचना का मूल विषय तो आंखें हैं, कमला की आंखें हैं, अब उनकी तुलना भले उसे की जा रही है कमल से। तो कमल क्या हुआ, कमल अप्रस्तुत हुआ। जो प्रस्तुत चीज है हमारी रचना में वो क्या हुई, कमला की आंखें हुई। तो इस विधान को, जो तुलना की गई है, साम्यता स्थापित की गई है, सादृश्यता स्थापित की गई है, इसको बोला जाता है अप्रस्तुत विधान। इसी को इसलिए सादृश्यता स्थापित की जाती है तो सादृश्य विधान नाम पड़ा, और इसी को प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच में तुलना की जा रही है, इसलिए इसका नाम हुआ अप्रस्तुत योजना। और कहीं कहीं पर इसको अप्रस्तुत विधान भी बोल दिया जाता है। तो ये हुआ अप्रस्तुत योजना। जैसे जैसे तुलना का ढंग होगा तो वैसे वैसे अलंकार बदल दिए जाते हैं। अगर उपमेय और उपमान में दोनों में तुलना हो रही है समान तरह से, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, बोला जाता है ये इसके समान दिख रही है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। दोनों चीज है, जैसे कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो यहाँ पर क्या है, अब अलंकार यहाँ समझा, जैसे आपको आसानी से पकड़ पाएं कि अलंकार कैसे कैसे, तुरंत ये जानना जरूरी है। हल्के से मैं समझा देता हूँ उपमा अलंकार कैसे पकड़ में आएगा आपको। उपमा अलंकार ऐसे पकड़ में आएगा कि जब पढ़ेंगे तो इसमें पहली चीज तो क्या होगी, देखिएगी आपको कि जो आप उपमेय दिखेगा आपको, दूसरी चीज दिखेगी उपमान दिखेगा, तीसरी चीज होगी कि सामता स्थापित करने वाला गुण दिखेगा,
साम्यता, साम्यता स्थापित करने वाला गुण दिखेगा कि किस गुण के आधार पर साम्यता स्थापित हो रही है। इसको बोला जाता है साधारण धर्म। इस गुण को क्या बोला जाता है? साधारण धर्म। इस गुण को बोला जाता है साधारण धर्म। और चौथी चीज दिखेगी वो शब्द, इस गुण का किस शब्द यूज किया गया, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसको बोला जाता है वाचक। ये चारों चीजें दिखाई पड़ेंगी उपमा अलंकार के लिए। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ती के समान मन डोलने लगा। तो मन क्या है यहाँ पर? मन है उपमेय। उपमान क्या है? पीपल का पत्ता, क्योंकि मन की तुलना किससे की जा गई है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो मन हुआ उपमेय, पीपल का पत्ता हुआ उपमान, और क्या हुआ उसके समान, और मन क्या हुआ? डोला। या डोलना क्या हुआ? डोलना जो शब्द है वो वाचक हुआ, और डोलना गुण है, मतलब हिलना डोलना ये साधारण धर्म हुआ। और यहाँ पर जो शब्द प्रयुक्त किया गया है डोला, तो ये वाचक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर हुआ उपमा अलंकार। यहाँ पर मन और पीपल का पत्ता दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग दिख रही हैं, पर बताया जा रहा है कि पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। तो यहाँ पर हुआ उपमा अलंकार। अब देख लेते हैं रूपक अलंकार क्या है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप व्याख्या करेंगे ना तो वहां आपको लिखना पड़ जाता है कि कौन सा अलंकार है, इसलिए थोड़ा सा आपको अनुभव होना जरूरी है कि आप पकड़ पाए कि यहाँ पर इस जगह पर ये अलंकार है, या आप छायावाद का वर्णन कर रहे हैं। शिल्प पक्ष जब भी किसी का लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन में ये अलंकार है। उदाहरण लिखने पड़ते हैं आप अलंकार के, तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है। रूपक अलंकार ये है कि जब उपमेय और उपमान के बीच में अंतर ही खत्म हो जाए, उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक ही हो जाएं। जैसे बंदो चरण कमल हरिराई, चरण और कमल दोनों एक ही हो गए हैं। यहाँ पर चरण और कमल के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया है। जैसे वहां था पीपर पात सरिस मन डोला, अंतर विराजमान था, यहाँ पर दोनों एक ही हो गए हैं। या राजीव और नयन दोनों एक ही हो गए हैं। यहाँ पर नयन उपमेय है और राजीव क्या है? उपमान है, लेकिन दोनों एक ही हो गए हैं। या बंदो चरण कमल हरिराई, तो यहाँ पर चरण जो कि उपमेय है और कमल क्या है? उपमान है, दोनों मिलकर एक हो गए हैं, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? चरण कमल का मतलब कमल रूपी चरण या राजीव रूपी नयन। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों एक ही हो गए हैं, तो यहाँ क्या हुआ? रूपक अलंकार होगा। तो चरण रूपी कमल या राजीव रूपी नयन, तो यहाँ पर हुआ रूपक अलंकार, जब दोनों के बीच कोई अंतर न रह जाए। तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार तब होगा जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, कि उपमेय के देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है। किसी को बोला कि भाई जैसे उसमें देखेंगे आप कहानी पढ़ेंगे तो जब नीले वस्त्रों को पहने हुई है श्रद्धा, तो उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो? बादलों के बीच में फूल खिला हो। तो जहाँ ये लगे संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बड़ी आसान है, उसमें ज्यों जैसे जन्म जानो मानो, कि मानो ऐसा लग रहा है, इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग हो तो पता चल जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्नों में बहुत बार शिल्प पक्ष में लिखने को आता है या व्याख्या में लिखने को आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अलंकार पकड़ते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, ये देखते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा। अब प्रस्तुत विधान समझ गए हम, उपमेय क्या है, उपमान क्या है ये समझ गए हम, प्रस्तुत क्या है, अप्रस्तुत क्या है, क्यों सादृश्य विधान नाम है, अप्रस्तुत योजना क्यों नाम है, ये हम समझ गए। लाक्षणिकता का क्या मतलब है? जब बात को सीधे सीधे न कही जाए, घुमा के की जाए तो लाक्षणिकता होती है। छायावाद में लाक्षणिकता का उपयोग खूब मिलेगा, क्योंकि वहाँ सीधे सीधे नहीं, हमेशा वक्रता के तहत बात कही जा रही है, घुमा के कही जा रही है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे सूरदास के काव्य में खूब अलंकार मिलेंगे आपको, छायावादी काव्य में अप्रस्तुत विधान बहुलता से मिलेगा, सूरदास के काव्य में आपको अप्रस्तुत विधान खूब मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया जो सूरदास से आप पढ़ेंगे देखेंगे कि सूरदास के पास वर्ण विषय या मूल विषय कम है, इसलिए अलंकारों का प्रयोग ज़्यादा है। अप्रस्तुत योजना का प्रयोग सबसे ज़्यादा सूरदास के यहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलेगा आपको? छायावाद में दिखेगा। उदाहरण के लिए देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों, संभावना व्यक्त की गई है, खुला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जो नीला परिधान पहने हुई है कौन? कामायनी यानी श्रद्धा। नीले परिधान के बीच जो उसका अंग है, ऐसा लग रहा है उसको देखने से जैसे मेघ, जो नीले मेघ है उनके बीच में बिजली चमक रही हो, ये दिख रहा है। ये नीले वस्त्रों में श्रद्धा प्रस्तुत अर्थात उपमेय है, वहीं मेघों के बीच बिजली अप्रस्तुत अर्थात उपमान है। कई बार ऐसा भी होता है, छायावाद में दिखेगा आपको, छायावाद की विशेष चीज दिखेगी। एक छायावाद में क्या होता है कि कई बार प्रस्तुत का इस्तेमाल ही नहीं होता, आप प्रस्तुत के माध्यम से ही बात कर देते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ ना बहुत जल्दी मत बताइएगा, आप आराम से पढ़िएगा। ये सब चीज़ जो लिखी हुई है, ये जो मेरी बुक है
हिंदी साहित्य का आकाश, ये वहीं से कॉपी की गई है, उसी की चीज़ है। इसी वीडियो के नीचे लिंक दी हुई है, हिंदी साहित्य का आकाश, वो लिंक आप क्लिक करिए, आपकी पूरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं निःशुल्क रूप से, और आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें न सिर्फ ये, और भी ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं, और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे, ढेर सारे प्रश्नोत्तर मिलेंगे, मॉडल प्रश्न मिलेंगे, उत्तर की कैसे कैसे लिखते हैं, प्रश्न लिखने का तरीका क्या है, उनकी भूमिका कैसी है, मुख्य भाग कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, ये सब पूरा विवरण मिलेगा। तो आप आराम से डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं बुक। उसमें जो छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं जो बड़ी दिक्कत देती हैं छात्रों को, जो कि मैं स्वयं पढ़ता था, मुझे दिक्कत होती थी, वो सब चीज़ें मैंने लिखी हैं ताकि ये सब परेशानियों से आपको ना जूझना पड़े, आपको समस्या ना हो। इस वजह से मैंने ये बुक लिखी है, आपके लिए और निःशुल्क है। तो आप आराम से डाउनलोड करिए और देख लीजिएगा। यहाँ बहुत परेशान होने की बात नहीं है, आप समझने पर जोर दीजिए। यहाँ वहाँ आप बुक डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, उसको पलटा सकते हैं। उसको छायावाद में एक विशेष चीज दिखेगी आपको, जो छायावाद में अक्सर मिलती है कि यहाँ पर प्रस्तुत का प्रयोग ही नहीं करते कभी, आप प्रस्तुत के माध्यम से ही सारी बात अपनी कह देते हैं। देखिए जैसे उठ उठरी लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलयाल की परछाई सी, एक इस सूखे तट पर छहर छहर, उठ उठरी लघु लघु लोल लहर। तो यहाँ वर्णन क्या चला, यहाँ सिर्फ वर्णन क्या है आपको दिख रहा है, आपकी नज़र के सामने जो दिख रहा है क्या, लहर का वर्णन है, लहर दिख रही है। करुणा की अंगड़ाई सी, मलयालम की परछाई से, एक सूखे तट पर छहर छहर, ये चीज दिख रही है। लेकिन क्या लहर या सूखे तट की बात थोड़ी ना हो रही है, वास्तव में कवि क्या करना चाहता है, कवि का मूल भाव क्या, संवेदना क्या है, ये देखिए। यहाँ पर लहर किसका प्रतीक है, यहाँ पर लहर जीवन में सरसता का प्रतीक है, जीवन में सरसता एवं भावना का प्रतीक है। तथा सूखा तट किसका प्रतीक है, सूखा तट सूखे जीवन का, शुष्क जीवन का प्रतीक है सूखा तट। तो यहाँ पर बात सच में क्या है कि जीवन इतना शुष्क हो गया है कि उसमें भावना का किस तरह, सरसता का किस कदर अभाव है, और उसके कारण हृदय कैसे सूख गया है, सूखे तट की भांति हो गया, इसका जिक्र है। लेकिन यहाँ पर जो प्रस्तुत क्या है, प्रस्तुत है शुष्क जीवन और जीवन में सरसता भावना, इस सब का कहीं जिक्र ही नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से ही कवि ने अपनी बात कही है। तो अप्रस्तुत भावना, अप्रस्तुत योजना जो थी, उसका एक रूप ये भी दिखेगा आपको, अप्रस्तुत योजना का एक रूप ये भी दिखेगा छायावाद में कि वहाँ प्रस्तुत उपस्थित ही नहीं है। यहाँ पर रचनाकार अप्रस्तुत के माध्यम से ही अपनी बात कह दे रहा है। तो एक रूप ये है, और दूसरा रूप जो आपने पहले देखा, ये काव्य सौष्ठव या काव्य सौंदर्य, ये क्या चीज़ है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है और इसका मतलब पता होना चाहिए, अक्सर पूछ लेते हैं क्या। इसका अर्थ है कि कविता का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही लिखना है। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखा कि अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है लोगों को, छात्रों को ये गलतफहमी होती है कि काव्य सौष्ठव या काव्य सौंदर्य आ गया, इसका मतलब है सिर्फ कला पक्ष लिखना है, भाव पक्ष नहीं लिखना, जबकि दोनों चीज लिखती हैं। काव्य का सौंदर्य है ये, तो काव्य के सौंदर्य में इस कला सौंदर्य नहीं है, काव्य सौंदर्य है। तो काव्य के सौंदर्य में दोनों पक्ष आएंगे हमेशा, भाव पक्ष भी और शिल्प पक्ष यानी कला पक्ष भी, दोनों ही पक्ष आएंगे हमेशा। संवेदना भी लिखनी होगी, शिल्प, क्योंकि ये पूरे काव्य का सौंदर्य पूछा गया है। तो भाव सौंदर्य भी आएगा और कला सौंदर्य भी आएगा, दोनों सौंदर्य आएंगे इसमें। तो काव्य सौंदर्य जब पूछा जाए तो इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही पक्षों को लिखना है, संवेदना और शिल्प दोनों को लिखना होता है, ये याद रखिएगा। अक्सर छात्रों की गलतफहमी रहती है कि इस काव्य सौंदर्य में हमें सिर्फ कला पक्ष लिखना है, भाव पक्ष नहीं लिखना है, तो ये याद रखने का। संवेदना और शिल्प दोनों ही तत्व लिखने हैं इसमें। अब देखते हैं क्या पुनर्पाठ, पुनर्पाठ से क्या मतलब है। पुनर्पाठ मतलब फिर से पाठ करना। पुनर्पाठ का शाब्दिक अर्थ यही हुआ, किसी रचना के पुनर्पाठ का अर्थ है कि अब जो देश काल चल रहा है, देश काल में परिवर्तन के साथ साथ रचना को नए नए आयामों, कसौटियों तथा संदर्भों को ध्यान में रखकर उसकी विवेचना या विश्लेषण किया जाए। रचना उस समय की है, लेकिन अब नए नए जो कसौटियाँ आ गई हैं, नए नए आयाम हो गया। क्यों नए नए आयाम हो गए हैं? क्योंकि अब समाज परिवर्तित हो गया है, समाज का दृष्टिकोण बदल गया है। चाहे नारी के प्रति या वंचित वर्गों के प्रति अब समाज का दृष्टिकोण बदला है, चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। जो मध्यकाल में दृष्टिकोण था अब थोड़ी नहीं रहा है, वो सब दृष्टिकोण सारे बदल गए हैं। तो अब नए नए जो समाज का जिस तरह से रूप बदल गया है, जिस तरह से परिवर्तन आ गए हैं, तो नए दृष्टिकोण के हिसाब से, नए प्रतिमानों के हिसाब से, नए कसौटियों के हिसाब से रचना का, नए नए संदर्भों के हिसाब से रचना का विश्लेषण करना, क्योंकि संदर्भ भी बदल जाते हैं। अब एक जमाने में पर्यावरण या उसके बारे में बहुत चिंता नहीं होती थी, आज देखिए पर्यावरण के बारे में किस तरह से बात होती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि पुनर्पाठ प्रासंगिकता के नहीं बल्कि समीक्षा के करीब है। पुनर्पाठ का मतलब ये नहीं कि आप रचना की प्रासंगिकता लिखने लगे, रचना आज भी प्रासंगिक है इन कारणों से, ऐसा नहीं। इसका भी प्रासंगिकता करीब नहीं बल्कि किसी करीब आलोचना के करीब है।
रचना की एक तरह से समीक्षा करनी है, और कैसे वर्तमान की कसौटियों के तहत, वर्तमान के संदर्भों के तहत रचना की समीक्षा करनी है। प्रासंगिकता नहीं लिख देनी है रचना की, ये आप देखेंगे, रचना की प्रासंगिकता नहीं लिख देनी है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, इससे आप ज़्यादा समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए कामायनी के पुनर्पाठ का अर्थ है कि वर्तमान में कौन कौन समस्या है, जैसे विस्थापन की समस्या, उपभोक्तावादी संस्कृति, नारीवाद में सिस्टरहुड की संकल्पना, ये नया संदर्भ है। पर्यावरण संरक्षण तथा पशुअधिकारों के विभिन्न पहलुओं और अतिवैज्ञानिकता के प्रभाव क्या क्या है आदि बिंदुओं को ध्यान में रखकर कामायनी की विवेचना की जाए। वर्तमान में सब चीज़ें आ गई ना, तो कामायनी की जो वर्तमान में संदर्भ है, जो जो पहलू हैं, जो जो चीज़ें आ गई हैं, उनको ध्यान में रखकर कामायनी की फिर से विवेचना की जाए। उसकी प्रासंगिकता नहीं बतानी, विवेचना करनी है फिर से। तो ये हुआ पुनर्पाठ का मतलब कि वर्तमान में जो संदर्भ नए नए आ गए हैं, जो प्रतिमान बदल गए हैं, नई नई कसौटियाँ हो गई हैं, तो उसके आधार पर उस रचना की विवेचना की जाए। और उस जमाने में जब प्रसाद ने लिखी थी तो ये सब नहीं थी चीज़ थी, लेकिन अब आ गई हैं, तो उसके आधार पर विवेचना की जाए। आगे देखते हैं, व्यंग्य चेतना क्या है। व्यंग्य चेतना का क्या मतलब है, ये देखिए। इसका अर्थ है कि रचनाकार ने व्यंग्य के जरिए किन किन मुद्दों को उठाया है। रचनाकार व्यंग्य का प्रयोग दो कारण से करता है, देखें क्यों करता है। पहली चीज तो ये कि व्यंग्य में धार या पैनापन या प्रभावशीलता अधिक होती है। बात को अच्छे प्रभावशाली ढंग से करने के लिए रचनाकार व्यंग्य का प्रयोग करता है, कि व्यंग्य में धार ज्यादा होती है, तिलमिला जाता है सामने वाला। धार या पैनापन या प्रभावशीलता अधिक होती है। उदाहरण के लिए कबीर का ये देखिए कि मूड मुड़ाए हरि मिलाए सबको ले मुड़ाए, ये व्यंग्य देखिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि अलग अलग तीर्थ स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर लोग क्या अपने बाल मुड़ा लेते हैं, अर्पण कर देते हैं बालों को। तो उन्हीं पर कबीर ने बड़ा अच्छा व्यंग्य किया है कि मूड मुड़ाए हरि मिलाए सबको ले मुड़ाए। अगर सिर्फ बालों को मुड़ाने से ईश्वर मिल जाएगा तो हर कोई मुड़ा लेगा, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल है। मूड मुड़ाए हरि मिले सबको ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। भाई भेड़ को तो हर साल मुड़ा जाता है, हर साल उसके बाल मुड़ा दिए जाते हैं, तो क्या इस तरह से बाल मुड़ने से भेड़ क्या बैकुंठ चली जाएगी? भेड़ तो बैकुंठ नहीं जाती। तो जब भेड़ बैकुंठ नहीं जा रही बाल मुड़ाने से, तो तुम अपने बाल मुड़ाने से कैसे ईश्वर के पास जा पाओगे, कैसे ईश्वर से मिल पाओगे? ये संभव है क्या? तो उसी पर व्यंग्य कर रहे हैं कभी। तो पहली चीज तो ये है कि व्यंग्य में धार या पैनापन या प्रभावशीलता अधिक होती है, इसलिए व्यंग्य का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कहाँ प्रयोग करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि रचना में तटस्थता का निर्वाह करना पड़ता है। तो रचना में तटस्थता के निर्वाह के लिए सीधे सीधे बात कहना या समाधान देना उचित नहीं हो, तब किसी विडंबना, कुरीति या व्यवस्था की विसंगति को दर्शाने के लिए व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा कारण ये है कि सीधी सीधी आप समाधान नहीं दे सकते, तो वहाँ पर व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। किसी विडंबना को दिखाना है, कुरीति को दर्शाना है, बुरी परंपरा को दिखाना है, तो वहाँ पर व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि मैला आंचल की यह पंक्ति देखिए, दोष तो लक्ष्मी का है, दोष महानता साहब का नहीं है, दोष तो क्या लक्ष्मी का। तो कैसे नारी के प्रति पूर्वाग्रह है लोगों का, उसके प्रति कवि जो लेखक है रेणु है, उसके प्रति व्यंग्य कर रहे हैं कि लोगों के मन में कैसा नारी के प्रति पूर्वाग्रह है। कि भले व्यभिचार कौन कर रहा है, यौन भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, मानता साहब कर रहे हैं, लेकिन दोष क्या है? दोष तो लक्ष्मी का ही है। ये देखिए, दोष तो लक्ष्मी का है। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। तो दिखा रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर रेणु। तो व्यंग्य का दो तरीके से प्रयोग होता है, और ये व्यंग्य चेतना। व्यंग्य चेतना का मतलब ये है कि व्यंग्य के माध्यम से रचनाकार किस किस मुद्दे को उठा रहा है, किस किस मुद्दे को उभार रहा है, किस विडंबना को, किस विसंगति को, किस कुरीति को उभार रहा है पाठक के सामने। आगे देखते हैं तत्व चिंतन। ये क्या है? तत्व चिंतन क्या है? तत्व चिंतन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि दर्शन संबंधी चिंतन, अर्थात ब्रह्म एवं जीव के बीच में संबंध को दिखाना। तत्व चिंतन का मतलब, जब आप मध्यकाल पढ़ेंगे तो ब्रह्म और जीव के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग संबंध दिखाए हैं। अद्वैतवाद में अलग ढंग से व्याख्या मिलेगी, शुद्धाद्वैत में अलग मिलेगी, विशिष्टाद्वैत में अलग मिलेगी, द्वैताद्वैत में अलग मिलेगी, अलग अलग ढंग से। सूफियों के यहाँ अलग ढंग से मिलेगी ब्रह्म जीव व्याख्या, तो अलग अलग ढंग से व्याख्या मिलती है। तो तत्व चिंतन का मतलब है कि ब्रह्म और जीव के बीच में जो संबंध दिखाया गया, कैसा दिखाया गया, उस सब के बारे में जो चर्चा होती है उसको बोला जाता है तत्व चिंतन। देखिए, इसके अंतर्गत ब्रह्म जीव संबंध के बारे में अवलोकन किया जाता है कि रचनाकार पर किन किन दर्शनों या साधना पद्धतियों का प्रभाव है। जैसे कबीर की भक्ति पर किस किस का प्रभाव है, पर उसके तहत डिस्कस किया जाएगा।
उदाहरण के लिए कबीर के ब्रह्मजीव एकत्व पर अद्वैतवाद का प्रभाव है, वहीं तुलसी के ब्रह्मजीव चिंतन पर अवतारवाद का प्रभाव है। तो इस तरह किसका क्या प्रभाव है, कैसा प्रभाव है, वो देखते हैं। वो ब्रह्मजीव तत्व चिंतन बोलते हैं इसको। तत्व मतलब वो इसी से है, ब्रह्म से है, ब्रह्म चिंतन हुआ तत्व चिंतन। अब देखते हैं हम लोग काव्यात्मकता। काव्यात्मकता क्या है ये देख लेते हैं। इसका प्रयोग भी होता है। काव्यात्मकता सिर्फ काव्य में नहीं दिखती, गद्य में दिखती है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। काव्यात्मकता वस्तुतः काव्य विधा का लक्षण है। नाम से जान सकते हैं आप कि काव्यात्मकता वस्तुतः काव्य विधा का लक्षण है, लेकिन समर्थ रचनाकार गद्य विधाओं में भी इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह नाटकीयता का गुण का इस्तेमाल, नाटकीयता का इस्तेमाल अन्य विधाओं में समर्थ रचनाकार करते हैं, वैसे ही काव्यात्मकता का भी इस्तेमाल अन्य विधाओं में होता है। इसके प्रयोग से रचना आकर्षक, ग्राही तथा प्रभावशाली बन जाती है। तो इसमें क्या होगा भाई, काव्य के जो जो गुण हैं वो गुण जब अन्य विधा में, गद्य में भी, गद्य में चाहे उपन्यास हो, निबंध हो, किसी में उपस्थित हो जाएंगे तो काव्यात्मकता आ जाएगी। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत बिंब, प्रतीक, लाक्षणिकता, उपमान योजना आदि तत्व देखे जाते हैं। ये सब तत्व किसके हैं, काव्य के हैं। लेकिन ये गद्य में उपस्थित हो तो उसको बोला जाएगा कि यहाँ पर काव्यात्मकता आ गई है। उदाहरण के लिए दिव्या की इन पंक्तियों में उपमान योजना तथा बिंब का प्रयोग देखिए, तो काव्यात्मकता का लक्षण है। किस तरह आते हैं देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जैसे उस बढ़ते हुए विस्तार में, जन समूह का विस्तार हो रहा है, जब मंडप सजाया गया है जहाँ पर वार्षिक उत्सव हो रहा है, जहाँ पर मराली का आत्मसमर्पण नामक नाटक करने वाली है दिव्या, तो उसी जो मंडप सजाया गया है और मंडप कैसा महसूस हो रहा है उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उस बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा काल की बाढ़ से दूर तक फैल गए नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप हो। तो इसमें देखिए एक तो बिंब कितना सुंदर है, देखिए बिंब कितना बेहतर है, कितना बढ़िया बिंब है कि नदी का जैसे लगता है कि समंदर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, उसी तरह वो मंडप लग रहा था। चारों तरफ विशाल जनसमूह था और बीच में मंडप है, तो बिंब कितना सुंदर है। तो बिंब देखिए, बिंब का उदाहरण है। दूसरा उपमान योजना का उदाहरण कैसे तुलना की गई है कि विस्तार में, बढ़ते हुए विस्तार में जनोत्सव का मंडप, विस्तार में मंडप ऐसा लग रहा था जैसे नदी के जल में क्या हो, एक छोटा सा द्वीप हो। तो कैसे तुलना की गई है ये देखिए, तो तुलना की गई है तो उपमान योजना है। अगर ये काव्य में होता तो कैसा है, क्योंकि जैसे है संभावना व्यक्त की गई है, तो काव्य में होता तो ये कौन सा अलंकार होता, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता अगर काव्य में होता। तो यहाँ पर उपमान योजना भी मौजूद है। आप देखें किस तरह तुलना की गई है दोनों की, और क्या देखेंगे आप यहाँ पर बिंब भी कितना सुंदर मौजूद है, दोनों चीजें हैं। तो ये लक्षण है, तो ये किसका है, बोला जाएगा कि इन पंक्तियों में काव्यात्मकता उपस्थित है, ये काव्यात्मकता के लक्षण है। तो ये चीज आपने देखी। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये जो मुश्किल चीजें आती हैं, अक्सर मेरा सिलेक्शन हुआ जब मैं तैयारी करता था उस समय ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल दिखती थी मुझे, और मैंने फिर अलग अलग जगह से, अलग अलग ढंग से इनको पढ़ा, देखा, सीखा कि इनका मतलब क्या है। क्योंकि ये सब जो संकेत शब्द हैं, ये सब कीवर्ड्स हैं, अक्सर प्रश्न पत्र में पूछ लिए जाते हैं, या हम कोई भी जो अपनी सामग्री है, जो साहित्य संबंधित सामग्री है, हिंदी साहित्य जब पढ़ रहे हैं जहाँ से, उसमें भी ये शब्द अक्सर आते हैं। अब इन शब्द का वास्तविक मतलब क्या है, खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते। उस समय बड़ी मुश्किल आती थी हम लोगों को, कैसे इनका वास्तविक अर्थ क्या, कैसे पूछे, कैसे जाने। और इन शब्दों का एक तो पढ़ने में दिक्कत होती है, दूसरी बात जब आप इन शब्दों का प्रयोग करके उत्तर लिखेंगे आप, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। परीक्षक को लगता है कि आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा हुआ है और आपको हिंदी साहित्य का बेहतर ज्ञान है। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया ऐसे चीज़ों को, जल्दी जल्दी में रट लिया, वमन कर दे रहे हैं, उल्टी कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। परीक्षक को लगता है कि आपने सच में हिंदी साहित्य पढ़ा है और हिंदी साहित्य में आपकी रुचि है, आपने अपने विषय का अच्छे से अध्ययन किया है। ऐसा नहीं मैं कहता कि वहाँ पर कोई कवि लोग चाहिए, उनको कवि लोग नहीं सिलेक्ट करने हैं या बड़े साहित्यकार नहीं सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उनको ऐसे व्यक्ति सिलेक्ट करने हैं जो कि व्यक्ति ने अगर स्वयं वो विषय चुना है तो उस विषय में रुचि हो, वो कम से कम मन से पढ़ा तो वो चीज़ को, उसको ऐसे व्यक्ति चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप सीख जाएंगे तो एक तो पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, दूसरा आप जब उत्तर लिखेंगे तो आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। परीक्षक को लगेगा कि हाँ आपने सच में पढ़ा, वो महसूस होगा, खुद कॉपी से महसूस कर लेता परीक्षक कि हाँ इस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की है, अपने सब्जेक्ट का ज्ञान है, इसे मन लगा के पढ़ा, रटा बस नहीं है चीज़ों को। तो इसलिए
ये सब चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत काम को आती हैं। मैंने बताया कि ये सब चीज़ों को आप दोबारा पढ़ना चाहें, देखना चाहें तो जो किताब है लिंक नीचे दिया है, उस किताब में क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए वो PDF को, आराम से आप पढ़िए उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सारी इतनी जो मोटी किताब है मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, उससे आपका टाइम जाया होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप स्वयं उससे पढ़ें, वो आपके लिए अच्छा होगा, आप स्वयं देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये इतने कीवर्ड्स हैं, संकेत शब्द हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन सब की चर्चा कर ली। अब अगले वीडियो में हम नई चीज़ लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।